नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आपका स्वागत है और ये पहली क्लास है जहां पर हम लोग हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस लाइक ए प्रो करेंगे। और काफी लंबी क्लासेस होगी और बहुत डिटेल, बहुत इन डेप्थ होगी और हम लोग बहुत सारे नोटिसेस आपके सामने में रखेंगे, उसका जवाब कैसे बनाते हैं वो भी सिखलाएंगे। तो जवाब बनाना एक आर्ट है, लेकिन वी विल ट्राई कि आपको वो सिखला पाए हम। और नोटिस को कैसे पढ़ना चाहिए, क्या चीज उसमें होनी चाहिए, कैसे उसको समझना चाहिए, ये सब बातें भी बताएंगे। और हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स भी करेंगे आपके साथ। वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, वो और कौन कौन से चैप्टर्स करेंगे। लेकिन सबसे पहले, अरे कितने लोगों ने नोटिस हैंडल किए हैं? आप लोग बोल के बता सकते हैं आप? यस सर, मैंने किया है। किया है आप लोगों ने नोटिस हैंडल? यस सर, यस सर, संतोष मैंने भी किया है। ओके ओके, तो देयर आर नंबर ऑफ पीपल हु हैव हैंडल्ड द नोटिस। तो मैं आपको एक नोटिस दिखलाता हूँ, आप बताइएगा उसका जवाब क्या होना चाहिए। ठीक है, नोटिस आपको नजर आ रहा है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो ये ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट, ये सब ऑफ नाम लिखा हुआ है, मेल आईडी लिखा हुआ है, range.charge2@isge.gov.in, डेट वगैरह वगैरह लिखा हुआ है। अब जब पढ़िए इसको, क्या लिख रहा है? वेरिफिकेशन ऑफ अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट रिगार्डिंग REG on examination of GST payment particulars as reflected in GSTR 3B of your firm having GSTN for the period 1920-2021, it has been observed that you have set off more than 90% of your total GST liability through ITC. Therefore, to verify the correctness/veracity of your availment of ITC, you are required to submit the following documents and information duly signed by authorized person. और ये इतनी सारी डिटेल मांग रहा है। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट द अबव डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन ड्यूली साइंड बाय द ऑथराइज्ड पर्सन विद इन अ वीक टाइम। योर सिंसियरली सुपरिटेंडेंट, साइन किया हुआ, डेटेड है और एनक्लोजर एज अबव। चलिए बताइए क्या जवाब होना चाहिए इसका? डिन है इसमें। अच्छा, जो लोग जीएसटी पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसा कितने लोग हैं जो जीएसटी पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं? कीर्ति, आप जीएसटी पहली बार स्टार्ट कर रहे हैं या पहले जानते हैं आप? नहीं सर, वैसे मैंने थोड़े टाइम ट्रेनिंग करी थी, बट इतना डिटेल्ड नहीं था। नॉर्मली जो वर्क होता है, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न वगैरह। अब मुझे उम्मीद है बाकी लोगों ने तो नोटिस हैंडल किए हैं। शैलेश जी, आपने मैं बताऊं? संतोष बताऊं मैं? सर मैं बताऊं? ना, आवाज साफ बहुत नहीं आ रही है मेरे पास। संतोष बताऊं सर मैं? हेलो, हाँ, संतोष बख्शेटी जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बताऊं मैं? हाँ बताइए। हाँ सर, इसमें वो रिस्ट्रिक्शन जो था ना, 5% ऑफ कैश पेमेंट करना, या बाद में अमेंडमेंट हो गया 10% कैश पेमेंट करने का है। हाँ, उसके बारे में है। हाँ, अगर उसने अगर 100% अपना 100 रुपए अपना लाइबिलिटी है, तो मिनिमम 5% 5 रुपीज या 10 रुपीज कैश में पेमेंट करना चाहिए था। और एसएससी ने किया नहीं है। उसके लिए उसको वो पीरियड का सब बिल्स वो सब दिखाना पड़ेगा। वो तो 99% का था। नहीं सर, वो 5% और ये था ना, बाद में अमेंडमेंट हो गया 10% यू हैव टू पे इन कैश। नहीं, 99% था रूल 86B। ओके सर, 99% था वो। ओके। और ये 90%। बाकी और कौन जवाब देना चाह रहा है? मौलिन जी, आप जवाब देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, मौलिन जी बताइए क्या जवाब होना चाहिए इसका? नहीं, उसमें तो उन्होंने सब डिटेल जो मांगी है उसके हिसाब से तो सब डिटेल सबमिट करनी पड़ेगी कि एज पर एक्ट, एज पर बुक्स, जो क्रेडिट तो हमको सितंबर के पहले जो फाइल किया, अरे क्रेडिट लिया है तो क्रेडिट मिलनी चाहिए। तो सब डिटेल हमको सबमिट करनी पड़ेगी, ये सब। ओके जो उन्होंने मांगी है वो सब। ओके। और उस पे सब डिटेल में लिखना पड़ेगा कि हम सबमिट कर रहे हैं तो ही क्रेडिट देंगे। और वो जो रूल्स आया था वो तो अब तो वो भी बंद कर दिया, 2B के हिसाब से ही लेने का कर दिया। करेक्ट। लेकिन ये तो 17, 18, 19, 20। हाँ, वो तो अभी 1 जनवरी से आया है, तो वो पुराने में तो सब परचेस रजिस्टर वो सब देना ही पड़ेगा। ओके। हाँ। ओके, अविनाश जी आप कुछ कहना चाहेंगे? अविनाश जी? नहीं सर।
कोई जवाब क्या देना चाहिए, कुछ तो बोलिए। ये हमारी क्लास इंटरेक्टिव है, वन वे नहीं होगा, तो हम लोग आपसे सवाल करेंगे ही करेंगे, आपको जवाब देना होगा। बताइए अविनाश जी। नहीं, वो जो 99% वाला है उसमें तो टर्नओवर क्राइटेरिया वगैरह भी था ना, इतना टर्नओवर होगा तब फिर इतना आईटीसी यूज कर पाएंगे। हाँ हाँ, नहीं इसका जवाब क्या देना चाहिए फिर, जवाब क्या होना चाहिए? कीर्ति जी आप बताइए। कीर्ति जी आप लॉ के स्टूडेंट हैं, बताइए। अच्छा चलिए। सर इन माय ओपिनियन हम ना अपना परचेज रजिस्टर वगैरह इनको सबमिट कर देंगे और उसको हम वैलिडेट करा देंगे जीएसटीआर 9 से, और 9C में हमारा ठीक। रिकंसिलिएशन पेंडिंग नहीं है। ओके ओके। अच्छा मैं आपको आप हाँ बोलिए, कौन बोल रहा है? सर मैं संतोष पाटिल बोल रहा हूँ। हाँ हाँ पाटिल जी बोलिए। Yes, सर सर मैंने तो इसको रिप्लाई ऐसे दिया था कि इनवॉइस के सब कॉपीज दिए थे, फिर पेमेंट का सब डिटेल्स दिया था, बैंक स्टेटमेंट भी सब दिए थे, और हाँ। पार्टी के जो जिन्होंने फाइल किया था उसका भी मैंने डिटेल्स दिया था, और हाँ तो महाराष्ट्र सर्कुलर है वो भी उनको रेफर किया था, हाँ गलती से उन्होंने की से होगा। फिर उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि अब मेरे पास कुछ ये नहीं है कि उसने पे किया है नहीं है, आई कैन ओनली सी ही कैन फाइल द रिटर्न, और जहाँ के 2 और 3 नहीं है इसकी वजह से नहीं, और इसको अलाउ भी किया था ऑफिसर। ठीक बात, अलाउ भी होता है। हाँ संतोष जी आपके आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस है, उसको चेक कीजिएगा। ओके सर, ओके सर। ओके चलिए, एक बात बताता हूँ आपको, आप लोग लॉयर की तरह सोचेंगे तो जवाब अच्छा बनेगा। आप मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले जवाब दो तरीके से होते हैं, एक मेरिट बेस्ड, दूसरा टेक्निकलिटीज के अकॉर्डिंग। आप लोग ने किसी ने भी ये नहीं कहा, अब लॉयर की तरह सोचना है आपको। टेक्निकलिटीज सबसे, मेरिट्स तो बाद में है, पहले क्या ऑफिसर हैज फॉलोड द प्रॉपर प्रोसीजर, क्या उस ऑफिसर के पास पावर है इस सुपरिटेंडेंट के पास कि मुझसे ये मंगवा सके, ये वेरीफाई कर सके? Sir, he has power, but he does not mention the section under which they have demanded this kind of. यस कौन कह रहा है ये? शैलेश जी, शैलेश। सेक्शन कहाँ मेंशन है इसमें कि किस सेक्शन में वो पावर डिराइव कर रहा है सुपरिटेंडेंट और ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है? कहीं भी लिखा हुआ है? मैंने 90% से लेकर 99% में मैंने देखा है, मैक्सिमम जो प्रैक्टिसिंग अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं वो सीधे ले आके वो सारा कुछ दे देते हैं। आप क्वेश्चन ही नहीं करते उस ऑफिसर से कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट मांगने का पावर या ये वेरीफाई करने का पावर आपके पास आया कहां से? मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? Yes, sir. अब मुझे बताइए, अब जवाब क्या होना चाहिए? बताइए शैलेश जी, आप ही से शुरू करते हैं, क्या जवाब होना चाहिए? सर जवाब कुछ भी नहीं होना चाहिए, जब सेक्शन के अंदर कोई मेंशन ही नहीं है तो वो किस क्लॉज के अगेंस्ट हमारे से मांग रहा है? हाँ तो आप पूछेंगे नहीं? नहीं सर, जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, तो जरूरत नहीं है? नहीं है। और इसी के कॉन्सिक्वेंसेस में अगर 73, 74 इशू कर दिया तो वो पावर तो है ही उसके पास। सर वो एक रिमाइंडर तो भेजेगा ना उस चीज के लिए मेरे पास? हाँ तो भेज सकता है ना। बट सर ये चार्जिंग सेक्शन मेरे पे एप्लीकेबल ही नहीं हुआ ना कि किस सेक्शन में उसने मुझसे डिमांड की है। ऐसे तो सर वो मेल भी भेज सकता है, मेल के थ्रू मुझसे सारी चीजें विदाउट गिविंग सेक्शन नंबर। क्या फिर से बोलिए। सर ऐसे तो वो प्लेन एक सिंपल मेल भी लिख के कुछ भी मांग सकता है मुझसे। हाँ तो आपका काम क्या है? सर मेरे काम तो रिस्पॉन्ड करना है, बट इसमें मैं अगर उसको ये बोलूंगा कि ठीक है मुझे किस सेक्शन में उसने डिमांड करी तो वो सेक्शन मेंशन कर देगा। यस अब रुक जाइए, तो बोलना पड़ेगा उसको किस सेक्शन में आप मांग रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अगर आप ये सेक्शन क्वेश्चन नहीं करते हैं उसको तो क्या होगा? रिप्लाई कैसा देना पता नहीं चलेगा। हाँ जी, रिप्लाई कैसे देने का पता नहीं चलेगा ना। सर मेरे हिसाब से तो वॉइड एब इनिशियो वाली कहानी हो जाएगी कि उसमें नहीं शैलेश जी, मैं अभी आपको एक सेक्शन दिखलाता हूँ, उससे वो नहीं होगा। हाँ जी, ठीक है, मुझे एक बात बताइए, इसका जवाब नहीं देते हैं आप, इस नोटिस का जवाब आप नहीं देते हैं एज पर शैलेश जी, और बैठ जाते हैं आप,
कुछ नहीं करते आप। वो हो सकता है रूल 86A में पावर निकाल के आपका आईटीसी ब्लॉक कर दे, हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दे। जब ऑफिसर ही बिना पावर के कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा है तो बिना पावर के, बिना रीजनिंग के ये सब पावर वो एक्सरसाइज कर सकता है जो उसके पास है। यस और नो? यस 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 सर। वी आर नॉट डिस्कसिंग एकेडमिक्स, वी आर डिस्कसिंग प्रैक्टिकल जो होता है, आप लोगों ने फेस किया होगा। यस और नो? यस सर। अब मुझे एक बात बताइए, if you do not question this notice, question the question, if you do not question this notice and do not ask this officer कि under which section you are exercising the power to ask these following documents, और अगर आप नहीं करते हैं और इसके बेसिस पे वो कोई एक्शन ले लेता है और डिमांड रेज कर देता है आपका, तो क्या आप हायर अथॉरिटी में जाके कैन यू क्वेश्चन कि ये सर नोटिस ही गलत है, इट हैज बीन गिवन विदाउट ड्यू अथॉरिटी, विदाउट मेंशनिंग द सेक्शन, तो क्या हाई कोर्ट में जाके ये नोटिस क्वैश हो सकता है? और जब नोटिस क्वैश हो गया तो क्या डिमांड ऑर्डर क्वैश हो सकता है? यस और नो? नो सर, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने एक्सेप्ट कर लिया पहले उनका। क्योंकि यू डिड नॉट क्वेश्चन द क्वेश्चन, आपने नोटिस को क्वेश्चन ही नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये देखिए कहां से ये आ रहा है, आपको ये राइट दे रहा है, ये जीएसटी लॉ आपको राइट दे रहा है कि यू क्वेश्चन दिस द पावर ऑफ द ऑफिसर। सेक्शन 160 असेसमेंट प्रोसीडिंग एक्सेट्रा नॉट टू बी इनवैलिड ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। और इसका सबसेक्शन 2 पढ़िए एक बार। द सर्विस ऑफ एनी नोटिस, ऑर्डर और कम्युनिकेशन शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन। आप उसको क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कब नहीं कर पाएंगे? इफ द नोटिस, ऑर्डर और कम्युनिकेशन एज द केस में बी has already been acted upon by the person to whom it is issued। इसका मतलब already been acted upon, अगर आप अपने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारे परचेज रजिस्टर, सारे बैंक अकाउंट जो उस नोटिस में मांगा और आप लेके चले गए हैं, उसके बाद और उसमें सेक्शन मेंशन, उससे क्वेश्चन नहीं किया गया कि किस सेक्शन में आपसे मांगा गया है, to whom it is issued or where such service has not been called in question at or in the earlier proceedings commenced, continued or finalized pursuant to such notice, order or communication। और इस नोटिस के बेसिस पर अगर कोई एक्शन ले लेता है, कोई ऑर्डर पास कर देता है, फिर हायर अथॉरिटी में जाके आप इस नोटिस को क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक बात? यस सर। हेलो? यस सर। यस सर, यस सर, समझ में आया आपको? तो सबसे पहले आप टेक्निकलिटीज देखिए, प्रोसेस देखिए। सबसे पहले क्या सुपरिटेंडेंट के पास ये पावर है? अगर पावर है तो किस सेक्शन में पावर, वो सेक्शन मेंशन करना जरूरी है। क्या डिन है? क्या सर्विस ऑफ नोटिस ठीक ढंग से आया है नहीं आया? ये सब चेक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? यस। आप मुझे एक बात बताइए, अब इसका रिप्लाई क्या होगा बताइए। हेलो? सर किस सेक्शन के अंदर आप ये डिटेल्स मांग रहे हैं हमको, आप ले सकते हैं ना? ठीक है, माइक पास में ले आइए और किसी के बच्चे की आवाज आ रही है म्यूट कर लीजिए आप। बच्चे की आवाज आ रही है, म्यूट कर लीजिए आप प्लीज। चलिए चलिए, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ मौलिन जी, क्योंकि आप टैक्स एडवोकेट हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बताइए, क्या जवाब होना चाहिए अब आप? हमको तो फिर लिखना चाहिए कि आप इश्यू अगेन नोटिस, बिकॉज आपने कोई सेक्शन, किस सेक्शन के तहत नोटिस दी है। हाँ, तो हमको फिर जवाब हम नहीं दे सकते, तो आप या तो फिर दूसरी नोटिस इश्यू करें, कौन सी सेक्शन के तहत है ये। अच्छा एक बात मैं बताता हूँ, कभी भी ऑफिसर को एडुकेट करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ना ठीक है? उसको क्या होता है, मैंने बहुत सारे जवाब ऐसे देखे हैं जहां पर वो मांगता है और आपने यहाँ पर रूल 86A 86B सब कुछ कोट करना शुरू कर देते हैं। यू नेवर एडुकेट द ऑफिसर, जितना पूछा गया उतना ही बोलना है। ठीक है? सबसे पहले उसने
फैक्ट्स को देखिए क्या होता है, जैसे ये नोटिस मेरे पास आया, अब इस नोटिस से मैंने क्या क्या समझा है वो लिखना पड़ेगा। उसके बाद बहुत पोलाइट लैंग्वेज में उसे पूछना होगा कि किस सेक्शन में आप ये नोटिस इशू कर रहे हैं। ठीक बात। और अगर हो सके तो उसको, अब यहां पर हम लोग देखिए, जब आप एफआईआर करवाने जाते हैं जनरल, तो जब पुलिस को आप फैक्ट्स बताते हैं या सीआरपीसी का सेक्शन बताते हैं आप? फैक्ट्स। हेलो, कौन क्या बोल रहा है? फैक्ट्स बता देते हैं। फैक्ट्स बताते हैं। सीआरपीसी का कौन सा सेक्शन लगेगा तो पुलिस चार्जशीट में लगाती है। यस। तो आप जब इसमें रिप्लाई बनाए तो सेक्शन कोड करने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने सेक्शन कोड किया ही नहीं है। ठीक बात है। बराबर। मैं अब इसका जवाब मैं आपको दिखलाता हूं, हमने जो बनाया था। देखिए, डेटेड सुपरिटेंडेंट, उसका नाम हम दिन लिख दिया कि किस दिन के थ्रू आया, सब्जेक्ट पीरियड लिख दिया, रिस्पेक्टेड सर दैट this notice is a partnership firm engaged in the distributorship of this, that the notice is received on this date by speed post, time लिख दिया, issued by a good office, तो service of notice को, that the heading of notice is this, that issue involved is the notice is setting off more than 90% of total GST liability through ITC। ठीक बात है। हमने इस पैराग्राफ में क्या कहने की कोशिश की है पहले 4 पॉइंट में, कि जीएस जो नोटिसी है, जिसको नोटिस मिला है, वो पार्टनरशिप फर्म है, सोल प्रोप्राइटर, और किस तरह का बिजनेस कर रहा है, ये जरूरी है या नहीं है? Yes. इसे पता लग जाएगा कि आईटीसी वाकई में ब्लॉक्ड है। मान ली मैं लिखता हूं आई एम ए डीलर ऑफ अ मोटर कार, तो मुझे मोटर कार का क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो ये इसलिए लिखना जरूरी है। फिर ये भी लिख दिया कि भैया ये नोटिस ईमेल के थ्रू भी आ सकता है, पोर्टल में भी आ सकता है, स्पीड पोस्ट भी आ सकता है, बाय हैंड भी आ सकता है, पॉसिबल है। Yeah. तो मुझे कब मिला है और कैसे मिला वो भी लिखना जरूरी है, Yes. क्योंकि आने हायर अथॉरिटी में किस मैटर पे ये चैलेंज होगा वी डू नॉट नो। तीसरा, वो इशू क्या उठा रहा है वो भी लिखना जरूरी है। Yes. ये नोटिस में अगर वो इशू उठा रहा है वेरिफिकेशन ऑफ अवेलेबलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो इसी इशू के ऊपर ही तो जवाब होगा। Yes. कि मैंने जवाब दे दिया, फिर वो उस जवाब के अगेंस्ट वो नया इशू उठा ले कि सर इसमें तो टैक्स लगना चाहिए। मान लीजिए मैं इतने सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके चला जाता हूं, बोलता नहीं इसमें तो टैक्स लगना चाहिए, मैं ये इस पे टैक्स भी लगाऊंगा। इज इट पॉसिबल? हेलो। Yes, sir. Possible. नहीं पॉसिबल है। हेलो। दूसरा जो issue है वो नोटिस, पता ओरिजिनल चलता नोटिस में जो लिखा हुआ है उसी के, उतना ही पूछ सकता है वो। उसी हाँ उसी के टैक्स को डिटरमाइन करने की कोशिश करेगा। अगर आईटीसी है तो आईटीसी। इस नोटिस में अगर 5-6 पॉइंट है तो 5-6 पॉइंट, 7वें पॉइंट में नहीं जा सकता। ठीक बात है। Yes. करेक्ट। अब आप लोग इनकम टैक्स भी कर रहे हैं। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 147, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। यस सर। शैलेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इनकम एस्केपिंग असेसमेंट में अगर उसने कोई नोटिस इशू कर दिया, पीरियड है 17-18 का, 17-18 में उसने कैपिटल गेन का इनकम एस्केप हुआ था, वो नोटिस भेजा, और जब वो कैपिटल गेन का असेसमेंट कर रहा था तो उसको पता लगता है बिजनेस इनकम को भी टैक्स होना चाहिए, क्या वो कर सकता है? शैलेश जी। यस सर। कर सकता है। इनकम टैक्स में वो स्पेशली अमेंड करके उन्होंने लिखा है, जीएसटी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, याद रखिएगा इस चीज को। करेक्ट है? Yes. इन डायरेक्ट टैक्स वर्सेस इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बिल्कुल उल्टा चलता है डायरेक्ट टैक्स से। तो यहां पर जो इश्यू उठाया गया वही इश्यू डिटरमाइन होगा, और कोई इश्यू डिटरमाइन नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई आपको? Yes. तो इसीलिए हमने इस 4 पॉइंट को यहां पर, ये इश्यू क्या है जो आप कह रहे हैं वही मैं समझ रहा हूं, ये हमने लिख दिया। ठीक बात है? यस सर। Yes. अब देखिए, बहुत पोलाइट होना है, ऐसा भी उसको लगना नहीं चाहिए कि हम उसकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं। तो हमने लिखा है इन रेफरेंस टू अबव इश्यू नोटिस सबमिट्स द फॉलोइंग डिटेल्स that the notice has rightly and genuinely claim all input tax credit as per GST law। सेक्शन मेंशन किया हमने? हेलो। No. क्या हमने सेक्शन 16 लिखा? नहीं। 17 लिखा, 18 लिखा, कुछ भी लिखा?
हमने क्या लिखा, जीएसटी लॉ। हम अब ना हम सेक्शन 16 लिखने के बाद सेक्शन 16 के प्रोविजन को कोट कर रहे हैं नहीं, एक ही लाइन लिखी है भैया, जीएसटी लॉ के अकॉर्डिंग ले रहे हैं। That the noticee purchase all its group from one vendor, which is a reputed multinational company, has been filing its GST R1 timely and also paying all its GST by filing 3B timely. ठीक बात है? क्या कहना चाह रहे हैं इस पैराग्राफ में, जरा बताएंगे आप? अरे बता दीजिए। आईटीसी मैंने जो लिया है करेक्ट है। हाँ, आईटीसी जो लिया है वो मेरा आवाज कम है, माइक पास में लेके आइए। आईटीसी जो मैंने लिया है वो करेक्ट है करके, आईटीसी क्लेम जो किया है मैंने वो बराबर हाँ, लिया है। हाँ, और सामने वाली पार्टी R1 और 3B टाइमली सबमिट कर रहे हैं। हाँ, तो मैं कौन सा सेक्शन कंप्लाई कर रहा हूँ? मैं कौन सा सेक्शन कंप्लाई कर रहा हूँ? 16 सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का क्लॉज सी कि सप्लायर हैज पेड माय टैक्सेस। हेलो, समझ में आ रहा है आपको? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन मैंने सेक्शन मेंशन नहीं किया है। आगे देखिए, that more than 99.5% of ITC relates to only one vendor, which is this. That there is no restriction in GST law that taxpayer cannot avail more than 90% of ITC, which is genuine and as per law. Again, क्या मैंने रूल 86 भी मेंशन करने की कोशिश की है? no. जरूरत नहीं है। मुझे पता ही नहीं लग रहा है नोटिस से, इस नोटिस से, कि मैं कौन से सेक्शन का वायलेशन कर रहा हूं। ये ऑफिसर हवा में तीर चला रहा है। हेलो, Yes sir. यस सर। यस सर। वो तो किसी भी पूरे इंडिया को नोटिस भेजता है कि मोर देन 90%। अरे क्यों नहीं कर सकता भाई? और अगर नहीं कर सकता तो कानून में दिखला दे कौन से सेक्शन का वायलेशन है, रूल का वायलेशन है, नोटिफिकेशन सर्कुलर। आगे, that all purchases are reflected in 2A 2B, which is available on GST portal at your good office. That the present reply is preliminary submission setting for the basic facts of the case. तो हमने ग्राउंड तैयार कर दिया तो भैया अब इसके बाद पूछोगे तो हम लोग अब सेक्शन ये सब मेंशन करने के लिए तैयार है, लेकिन अभी नहीं। अब प्रेयर देखिए, प्रेयर में हम लोग लिख रहे हैं काइंडली लेट द नोटिसी नो अंडर विच सेक्शन इंक्वायरी हैज बीन इनिशिएटेड सो दैट डिटेल्ड रिप्लाई कैन बी फ्रेम्ड। In view of the above, it is most respectfully prayed that your good self may be pleased to extend the time by 6 weeks from the date। मतलब टाइम ले लिया आपने, ठीक है? अब बताइए, इस रिप्लाई में अगर आप में कोई दिक्कत या कोई इंप्रूवमेंट या कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं या डिलीट करना चाहते हैं, या रिप्लाई परफेक्ट है? मौलिन जी, आप ही से शुरू करेंगे। हाँ, क्या बोलिए मौलिन जी, कुछ ऐड करना चाहेंगे या कुछ और? नहीं ऐड 6 weeks। अच्छा, एक बात बताइए, जैसे ही आपके क्लाइंट के पास ऐसा नोटिस आता है, हाँ, फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है क्लाइंट का? क्लाइंट तो कुछ नहीं, वो तो सीधा नोटिस देता है, बोलता है कि ये क्या है, उसको तो पता ही नहीं होता ये। हाँ, और आप, बोलते हैं कि ये क्या आ गया ऐसा। हाँ, ओके। उसको तो इनकम टैक्स की नोटिस आती है तो ही वो थोड़ा घबराता है, बाकी तो ऐसे तो कुछ रिएक्शन ही नहीं देता है वो। ओके, बाकी लोग? बाकी लोग तो नहीं, नॉर्मली नोटिस अभी इतनी आई नहीं है। अभी वो ASMT 10 वाला है ना, जो अभी वो मिसमैच वाला अभी चालू हुआ है अभी तो। अमित जी, वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बताइए, आप इसमें कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं सर, प्राइमरी स्टेज पे तो नोटिस ओके है। हम क्वेश्चन उलट ऑफिसर को कर रहे हैं कि अभी आप फर्दर आप हमको कुछ और इसमें दो, ये मैटर में। ठीक है, मतलब सेक्शन हम लोग पूछ रहे हैं। शैलेश जी, अब आपका क्या कहना है? सर आई थिंक इसमें टाइमलाइन मेंशन नहीं कर रखी कि आपको कितने दिन में इसका रिप्लाई देना है। लिखा हुआ है ना वीक में?
सर एक्चुअली आपकी स्क्रीन ना जूम इन हो रखी है, इसको जूम आउट कर दीजिए प्लीज। जूम आउट ही है, नहीं सर, वो टाइम लिखा हुआ है। बाकी लोगों को स्क्रीन ठीक नजर आ रहा है? हाँ सर। यस सर। हाँ, देखिए आपके Yes, एंड में sir. गड़बड़ है। oh sorry sir, yeah Weak yeah time, so weak so time. that the reply is given reply seems fine for submission. ठीक है, तो खैर ये सब मैटर नहीं करता है शैलेश जी। मैटर सिर्फ इतना कर रहा है कि ही हैज एक्सरसाइज हिज एक्स्ट्रा जुरिसडिक्शन, मतलब उसने एक्स्ट्रा पावर एक्सरसाइज कर लिया विदाउट कोटिंग एनी सेक्शन। और Sir, राजीव I जी, have one question. Sir, I have one question. Like एक मिनट, income राजीव जी आपके पास ऐसा एक नोटिस आया था, याद है? सिलचर राजीव जी, हाँ सर, यस सर। है ना? मैंने आपको क्या कहा था कि आपको सेक्शन मांगिए उससे, उसने भी, मांगिए। हाँ आपका भी नोटिस हमने इसमें डाला है, और मैं आपको दिखलाता हूँ वो नोटिस। राजीव जी का भी नोटिस मैंने इसमें रख लिया था, मैं दिखला रहा हूँ। वो तो बहुत अजीब सा था राजीव जी का नोटिस। हाँ सर, वो कुछ सिलचर आ रहा नजर कहीं सिलचर? ये आप एकदम पहला, ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑन विच टीडीएस, ये वाला है क्या? हाँ ये देखिए, यही वाला है। ये वाला है ना? हाँ, कहीं सेक्शन मेंशन नहीं, आप देख लीजिए। हम्म। आप सोचिए टीडीएस का डिफरेंस मुझे लगता है 2000-3000 रुपया का होगा। कितने का था? मैंने तो रिप्लाई नहीं दिया सर, अच्छा, वो भी रिप्लाई चुप नहीं हो दिया। नहीं दिया सर। ओके, अब देखिए कोई सेक्शन मेंशन नहीं है। अब कितना कुछ मांग रहा है, बैलेंस शीट, ऑडिटेड बैलेंस शीट, ऑडिटेड एवरीथिंग डिटेल्स, 26 AX का अकाउंट, टैक्स लायबिलिटी, आईटीसी स्टेटमेंट, जीएसटी। अरे टीडीएस डिस्कस कर रहे हो, मतलब देख, आप सोच के देखिएगा। चलिए शैलेश जी क्या ऐड करना चाह रहे हैं बताइए आप। सर लाइक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो टैक्स नोटिस इशू करता है उसमें एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, तो आई होप इसके अंदर भी वो नंबर मेंशन्ड होगा, ये DIN नंबर। बट सर can we check the DIN number on the portal? आप तो इशू नहीं करते, डिन नंबर कैसे चेंज होगा? नहीं सर, मुझे ना उसको चेक करना है कि नहीं, ये जो आप DIN हाँ number- चेक कर सकते हैं। ओके ओके ओके, मैं आपको दिखला देता हूँ कैसे चेक करना है। ये तो अच्छा सवाल कर लिया आपने। कितने लोगों को पता है डिन कैसे चेक होता है? ये सीबीएसई की वेबसाइट यहाँ पर है, इसमें जाइएगा आप, और वहां कहीं होना चाहिए। ये रहा, वेरीफाई सीबीआईसी डिन, इसको क्लिक कर लीजिए और यहाँ पर करेंगे तो चेक हो जाएगा। ठीक है, वापस आते हैं। अब देखिए क्या हुआ, ये जब हमने इसको रिप्लाई दिया, ऑफिसर ने जो जवाब दिया है वो ये है, वेरिफिकेशन सेम है, डिन है सेम। देखिए पढ़े एक बार। Please refer to your reply dated this in reference to this office letter of even number dated this on the above subject. In this regard, please refer to Rule 56 sub Rule 18. अब ये Rule 56 sub Rule 18 on demand produce books. Rule 57 sub Rule 2 and 3 electronic records. Read with Section 35 of CGST Act for your queries as mentioned in letter dated this. According to Rule 56 sub Rule 18, every registered person shall on demand. अब देखिए ऑफिसर ने मेहनत की या नहीं की? यस सर। ऑफिसर ने यहाँ पर ये नहीं लिखा भैया सेक्शन नंबर नहीं देंगे, जरा लेके आओ बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसा लिखा नहीं। इसका मतलब we were correct in asking the question that please mention the section under which inquiry has been initiated. Yes. According to Rule 56 sub Rule 18, every registered person shall on demand produce the books of account which is required to maintain under Rule 56. Read with this. Further, अब देखिए बहुत सारे जब जनरल इंक्वायरी चलती है ना, तो बोलते हैं हायर अथॉरिटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा, सीबीआईसी वालों ने कहा, तभी इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन लॉ के ऊपर तो कोई नहीं है ना। फर्दर इट इज जनरल ड्राइव फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द वेरासिटी ऑफ आईटीसी क्लेम बाय द टैक्सपेयर थ्रू 3B रिटर्न्स एज पर द डेटा रिसीव्ड फ्रॉम हायर फॉर्मेशंस इन केसेस वेयर सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ आईटीसी हैज बीन यूटिलाइज्ड टू सेट ऑफ द आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी। और 2 वीक का टाइम दे दिया। अब मुझे बताइए क्या करेंगे आप? मौलिन जी आपसे स्टार्ट करना चाहेंगे? प्लीज बताइए।
सर नमस्ते। नमस्ते राजेश जी। राजेश जी बहुत अच्छा चल रहा है सर। धन्यवाद। मैं यहाँ पे इस नोटिस में जो भी देख रहा हूँ, एक मिनट राजेश जी, एक मिनट राजेश जी, एक मिनट रुकिए रुकिए रुकिए। आप तो जानते हैं, लेकिन बाकी मौलिन जी कहाँ गए? राजेश जी एक बार अपने बारे में बता दीजिए। मैं टैक्स एडवोकेट हूँ हाँ, और प्रैक्टिस करते आज मुझे 14 साल हो गए। ठीक है। तो राजेश जी हमारे साथ कई सालों से जुड़े हुए हैं, इनफैक्ट 2017 से जुड़े हुए हैं, तो ये भी टैक्स एडवोकेट हैं। मौलिन जी लगता है, मौलिन जी आप परेशान तो नहीं हो रहे ना मेरे से? मौलिन जी कहीं चले गए। चलिए राजेश जी आप थोड़ी देर में बोलिएगा, लेकिन बाकी लोगों का मैं व्यू ओके ठीक सर। मनीष जी। जी सर। बताइए क्या करेंगे? सर मेरा क्वेश्चन सर टीडीएस से संबंधित था। नहीं टीडीएस नहीं, ये नोटिस का बताइए। आईटीसी इस नोटिस का क्या जवाब होगा? कुछ भी बोलिए, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, सही गलत बाद में देखेंगे। सर आईटीसी तो रजिस्टर मंगा सकते हैं सर। वो मंगवा सकता है, रूल 56 सब रूल 18 में मंगवा सकता है जी ठीक है। शैलेश जी। Yes, sir. Right now they have complete right. Now they have complete right? Yes, sir. Okay. सोनू जी। सर। हाँ बताइए। सर राइट तो है उसके पास में, मंगवा ही सकता वो। तो ओके जी। राजेश जी, राजेश बदामी जी ट्रैवल कर रहे हैं? Yes, sir. So because of some signal issue, I have unmuted myself for both video and audios. No issue. Okay. Yes, sir. So can you say something on this? Can he demand the books of accounts, etc. to his office? Sir, first I will see whether they have the power or not to ask this document or not. He is writing under Rule 56 of Rule 18. Every registered person shall on demand produce the books of accounts. Okay. No, I don't have idea, sir. Okay. How to respond this. सर लेकिन उससे प्रोसीजर फॉलो करना है ना, मैं ASMT 10 में कुछ नोटिस पे लिखना है ना। ASMT 10 तो है ही नहीं ना ये। हाँ ओके। अब रूल 56 सब रूल 18 निकालता हूँ, फिर बात करते हैं आपसे। और संतोष जी फिर बताइएगा। हाँ जी। ये देखिए, अच्छा हमने यहाँ लिख दिया है, आप लोग को नजर भी आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं वेबसाइट में निकालता हूँ ताकि आपको समझ में आए। CBIC के वेबसाइट में गया और GST कंटिन्यू, GST एक्ट, GST रूल्स में कौन सा है? 56 का 18. Every registered person shall on demand produce the books of account which is required to maintain under any law for the time being in force. राजेश, संतोष जी आप बताइए क्या कह रहे थे आप? जी, उसके पास पावर है? हाँ जी, बुक्स ऑफ अकाउंट देना पड़ेगा। पावर है? हाँ जी। पाटिल जी आप? ये नोटिस में बोल रहे हैं ना, इसके लिए देना ही पड़ेगा सर। देना ही पड़ेगा। ओके राजेश जी आप क्या कह रहे हैं, बताइए अब आप, पावर है या नहीं है? सर ऐसा कोई ब्लैंकेट पावर उसके पास नहीं है। अब आप समझिए, रूल 56 सब रूल 18 को थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। ये क्या कह रहा है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल ऑन डिमांड प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ अकाउंट व्हिच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग फोर्स। आप पूरा लॉ को पढ़िएगा, किस ऑफिसर को क्या पावर देगी, वो ऑफिसर वहां पर प्रॉपर ऑफिसर वर्ड लिखा हुआ है। यस सर। हाँ या ना? यस सर। मैं आपको दिखलाता हूँ, एक्ट में एक बार चलते हैं। मैं अपनी किताब दिखलाऊंगा तो आपको सॉल्यूशन पता लग जाएगा
इसलिए मैं अभी एक्ट में चलता हूँ 61। जो सर ये सुपरिटेंडेंट पावर इशू, जो सुपरिटेंडेंट नोटिस इशू किया है, उसके पास में ये पावर है कि नहीं, पहले ये देखना पड़ेगा। नहीं, हाँ मैं, लेकिन आप समझिए अविनाश जी, यहाँ पर देखिए स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न में क्या लिखा था, प्रॉपर ऑफिसर में स्क्रूटनाइज द रिटर्न। ये वर्ड है प्रॉपर ऑफिसर जी, है ना। अब प्रॉपर ऑफिसर कौन होगा वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन वर्ड है यानी ये सेक्शन 61 के साथ। जी, यस सर। आप जब मैं रूल 56 सब रूल 18 पढ़ रहा था तो कहां लिखा हुआ है कि प्रॉपर ऑफिसर शैल ऑन डिमांड आस्क, प्रॉपर ऑफिसर वर्ड लिखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, क्या लिखा हुआ है? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। और दूसरी बात, शैल ऑन डिमांड प्रोड्यूस द बुक्स ऑफ, कहां, वेयर? उसके ऑफिस में या आप मेरे यहां आएंगे तब? बताइए। हेलो, मैं पूछ रहा हूं आपसे। रूल में तो कुछ नहीं लिखा हुआ है। कुछ नहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा सर। तो ये लिखा क्यों है? क्यों लिखा हुआ है ये उस वक्त लिखा हुआ है जब आपके यहां ऑडिट के लिए कोई पार्टी आती है। सेक्शन 65 में, अब मैं आपको सेक्शन 65 दिखलाता हूं। क्या है सेक्शन 65? ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटीज। कमिश्नर और एनी ऑफिसर ऑथराइज बाय ऑडिट कंडक्ट कर लेगा। और जब ऑडिट की टीम आती है, यानी पहले वो सेक्शन 65 की नोटिस इशू करेगा, उसके बाद वो 56 सब रूल 18 को कोट करके वो कह सकता है कि now the assessee, the taxpayer is duty bound to produce the books of accounts to his office or to my office. ठीक बात है? हेलो, यस सर। जी सर। जी जी सर। देखिए कहीं लिखा हुआ है, the officer referred to subsection 1 may conduct the audit at the place of the business of the registered person। तो अगर ऑडिट की टीम आपके रजिस्टर्ड पर्सन में आ जाएगी तो आप सबसे पहले उस वो टीम को आप अपने ऑफिस के अंदर जाने देंगे, अंदर आने देंगे। हाँ जी, हाँ जी। ये पावर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ जी, हाँ जी। यस। पावर है सेक्शन 71 में, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस। उसके बाद जब वो अंदर आ गया तो आप उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रोड्यूस करेंगे। ये सेक्शन 65 में नहीं लिखा हुआ, ये रूल 56 सब रूल 18 में लिखा हुआ है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी। तो 56 सब रूल 18 इंडिपेंडेंट पावर नहीं है। आ रहा है समझ में आपको? हाँ या ना? यस। तो अब आप एक बात समझ लीजिए, जो भी ऑफिसर लिख दे उसको ब्लैंकेट मानिएगा मत। क्वेश्चन इट कि आपका नोटिस वैलिड होना चाहिए, तभी आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके जाएंगे। जल्दीबाजी ना करें। मैं बहुत सारे नोटिस दिखलाऊंगा आपको। अब बताइए मुझे इसका रिप्लाई क्या देना चाहिए, बहुत पोलाइटली। और मुझे ऑफिसर को एडुकेट नहीं करना है, याद रखिएगा इस चीज को। ये हमने इंटरप्रेट कर लिया अपने एंड में। अब रिप्लाई क्या होना चाहिए ये बता दीजिए। मौलिन जी बताइए। नहीं समझ में आ रहा। नहीं नहीं, रिप्लाई आप सिंपल देखिए, हम लोग सब सीख रहे हैं। मैं आपसे सीख रहा हूं, आप मुझसे सीख रहे हैं। कुछ तो रिप्लाई बनाएंगे ना। मान लीजिए आपके पास ही आ जाता तो क्लाइंट को बोलते, क्या बोलते कि नहीं समझ में आ रहा है, कुछ तो बनाएंगे ना। हाँ, कुछ तो बनाएंगे। हम बनाइए, कुछ भी बनाइए, लेकिन बनाइए, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे। याद रखिएगा, ये अगर वेबिनार सेमिनार होता तो मुझे 1-1.5 घंटे बोलना है। मैंने इस पे बोला है 1-1.5 घंटे, लेकिन वन वे था वो। बताइए आप, कुछ भी बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी कुछ भी बोलिए, गुजराती, सब हम लोग कोशिश करेंगे समझने की। नहीं वो तो बराबर है। हाँ बोलिए, प्लीज बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ, सेक्शन 35। अच्छा, सेक्शन 35 पढ़ते हैं। ठीक सेक्शन 35 भी पढ़ लेते हैं क्योंकि उसने सेक्शन 35 कोट किया है। सेक्शन 35 देखिए क्या कहता है। हाँ सर। ये कहता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको मेंटेन करना है।
ओके 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 35 सबसेक्शन 1। देखिए आपने किसी सेक्शन को अगर एक बार पढ़ा है तो उसको दोबारा पढ़िए, तिबारा पढ़िए, 4 बार पढ़िए, बार बार पढ़िए, याद ठीक है? याद रहना चाहिए, याद रहना याद चाहिए। रहेगा। हाँ तो जी, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल कीप एंड मेंटेन ट्रू एंड करेक्ट, ओके ओके। ऑपरेटर ऑफ वेयर हाउस, कमिश्नर किसी क्लास कहाँ पे रखने का है वगैरह। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। है ना, कीप एंड मेंटेन। 5 ऑडिट वाला था वो तो हट ही गया है, जी 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 जी। है ना। फिर हाँ जी। बाकी कुछ लिखा हुआ है कि 73 74 हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ऑफिसर के पास पावर है कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगवा सकता है। ओके ओके। चलिए अब मैं वापस आ रहा हूँ। हाँ जी हाँ जी। मैं आप लोग से सही गलत जवाब चाहता हूँ, नहीं तो आप सीख नहीं पाएंगे। मैं तो 15-20 नोटिस आपके सामने रखूंगा, प्लीज कुछ भी बोलिए आप। अभी गलती कर देंगे तो बाद में सुधर जाएगा, और आपकी गलती से हम लोग सब सीख लेंगे कि अच्छा ये नहीं करना है। एक गोल्डन रूल याद रखिएगा, ऑफिसर को एडुकेट नहीं करना है, बस। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। बताइए, हम ऑफिसर को नहीं बताएंगे कि आपके पास किस सेक्शन में पावर है या किस सेक्शन में पावर नहीं है। मौलिन जी, जो बताना नहीं है तो फिर हमको ये तो हमको लिखना ही पड़ेगा कि वी कांट प्रोवाइड बुक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऐसा लिखना पड़ेगा फिर। अच्छा ठीक है, आप लिखेंगे यू कैन नॉट प्रोवाइड द बुक्स ऑफ अकाउंट। नहीं ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते सर, ऐसे ना तो बोल ही नहीं सकते ऐसे तो। हाँ जी। ना हाँ। बोलेंगे तो वो आगे एक्शन ले लेंगे। आपने बहुत हाँ ही जी पोलाइटली ना बोलना है, कैसे बोलेंगे? हाँ। बहुत पोलाइटली ना बोलना है। आपने पहले नोटिस में जैसे रिप्लाई दिया था ना कि क्वेश्चन मतलब सेक्शन पूछा था, वैसे हाँ। पूछ लेंगे। पहला रिप्लाई जैसे है ना वो दिखा सकते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। और देखिए सर उनको हम रिक्वेस्ट करेंगे, आप सेक्शन 61 में जो कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न है वहां पे इशू करो नोटिस, तो हम रिप्लाई करेंगे। फिर एडुकेट कर रहे हैं आप। नेवर एडुकेट। राजेश जी। हाँ सर। हाँ बताइए, आप बताइए। अपने को सिर्फ एक सिंपल सी रिप्लाई ये देनी है कि जिस सेक्शन में आप हमको कोट कर रहे हैं 56 या रूल जो मांग रहे हैं, इन सब में आप हमसे कोई भी रिकॉर्ड्स डिमांड नहीं कर सकते। कृपया उस सेक्शन को आप पुनः रीड करें, क्योंकि वो मेरे लायक नहीं है और उसमें मैं कोई भी आपको डॉक्यूमेंट नहीं दे सकता। ओके ओके। सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, ठीक। या तो वो इग्नोर करेगा या तो फर्दर एक्शन लेगा। फर्दर एक्शन लेगा तो वो हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा, क्योंकि उसकी नोटिस को हम क्वेश्चन करा सकते हैं हायर अथॉरिटी तक जाकर। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। या तो नोटिस ड्रॉप कर देगा अगर थोड़ा भी होशियार है तो। शैलेश जी बताइए। मैं इस पर कमेंट नहीं कर पाऊंगा ज्यादा। क्या जवाब, कुछ भी बोल दीजिए। नहीं मुझे इसके बारे में डीप नॉलेज नहीं। सोनू जी। हेलो जी सर। बताइए क्या जवाब देंगे। सर दिमाग में वही चीज चल रही है, आप पोलाइटली भी बोलना है और उसको एडजुडिकेट भी नहीं करना है। अच्छा देखिए, आप लोग एक बात तो है, ये जो स्किल है ड्राफ्टिंग का, ये करते करते आएगा जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अचानक से तो आएगा नहीं। नहीं सर, कि आपको ऐसा जवाब लिखना है कि पोलाइट भी हो और लीगल लैंग्वेज में भी हो। एक मिनट, ठीक बात है ना? हाँ जी। तो मैंने जब आप, अच्छा चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ, मैं आपको इसका जवाब दिखलाता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। देखिए वही सब्जेक्ट, यही, ठीक है। अब देखिए हमने पोलाइटली, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हम उसकी बात मान भी रहे हैं और ना भी मान रहे हैं। ठीक है। दैट नोटिस इज टैक्स कंप्लायंट एसएससी, ये हर जगह आपको लिखना चाहिए कि जेन्युइन टैक्स पेयर है, टैक्स कंप्लायंट है, ये सब वर्ड आपको लिखना है। फील गुड करवाइए।
regarding setting of more than 90% of GST liability through IT, we would like to resubmit that all our purchases are reflected in 2A 2B with all invoices details and vendor details which are available on GST portal to your good office. यहाँ पर आगे एक लाइन और जोड़ सकते हैं, which can easily be verified by you. तो मांग क्यों रहे हैं? ये जब हम लोग लिखते हैं which can easily be verified by you, फिर मांग क्यों रहे हैं? इसीलिए ये लाइन लिखते हैं. That more than 99.5% of ITC relates to only one vendor, which is Dash. That this vendor has been filing all GSTR1 in time, paying all taxes by filing 3B in time, and same can be viewed in GST portal and it can be easily verified by you. That noticee has rightly and genuinely claimed all input tax credit as per section 16 of CGST Act 2017. अब यहाँ पर हमने सेक्शन कोट कर दिया, ठीक है? हाँ जी. That there is no restriction in GST law that the taxpayer cannot avail and utilize. अब हमने word utilize भी लिखा है. More than 90% of ITC for payment of output tax. That noticee has not availed any excess ITC in its GSTR 3B than what is reflected in 2A 2B as reflected in below table. ये भी लिख दिया भैया 19B में 2A में ये इतना आ रहा था और हमने 5 इतना आ रहा था और हमने लिया इतना ही है. यहाँ इतना आ रहा था, हमने इससे कम ही लिया है. ठीक बात है? हाँ जी. Now without prejudice to above. अब इसमें पोलाइटनेस नजर आ रही है. हमने उसकी हर बात का जवाब दिया. उसको थोड़ा सा शक है तो उस शक को हमने निवारण किया. हाँ जी. बिना कोई डॉक्यूमेंट दिए हुए. भैया जीएसटी पोर्टल में आपके पास सब कुछ अवेलेबल है. हाँ या ना? जी सर, जी सर. तो हमने उसका जवाब दिया है. हमने इग्नोर नहीं किया उसके जवाब को. उसके ऑफिस को रिस्पेक्ट दिया है या नहीं दिया, बताइए आप. दिया है सर. चलिए अब देखिए क्या लिख रहा है. अब हम लोग को ये बताना है कि 56-18 हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है. यही तो बताना है. हाँ जी. That the noticee has received the above notice dated this, where it has been informed that notices are being issued under this read with section 35. ठीक. In this regard, it is submitted that section 35 this provides for maintenance of accounts and records, including electronic records. Further, Rule 56 sub Rule 18 provides that accounts and records which are maintained are to be produced on demand. In our humble submission, the said rules are not attracted in the instant case. करेक्ट सर, करेक्ट. ठीक है. अब देखिए ऑफिसर को अब हम लोग एडुकेट नहीं करेंगे कि आपको 56-18 नहीं वो वाला सेक्शन इशू करते, सेक्शन 61 में स्क्रूटनी इशू करते, तब मांगते, तब हम देते. तो खैर सेक्शन 61 में भी वो नहीं मांग सकता है. लेकिन अब देखिए हमने जो ये पैराग्राफ लिखा है, क्या लिखा है? Further, it is settled principle of law that power under a taxing statute are to be exercised with proper safeguards and diligently. That in the absence of inherent safeguards and in the absence of express authorization. Hello, express authorization क्यों लिखा हमने? एक्सप्रेस में साफ साफ नहीं लिखा हुआ है कि प्रॉपर ऑफिसर. कौन सा प्रॉपर ऑफिसर? ये लिखा हुआ था, वो वर्ड था. हेलो, 56-18 में क्या वो प्रॉपर ऑफिसर वर्ड था? नहीं था. Under CGST Rule 56 sub Rule 18 is not attracted. As a tax compliant SSC, we are attaching following invoices of Nestle India Limited for. सर एक बार वापस इसको रिपीट कीजिएगा ना, एक्सप्रेस ऑथराइजेशन वाला वर्ड जो बोले हैं. एक्सप्रेस ऑथराइजेशन का मतलब ये होगा कि साफ साफ वो वर्ड प्रॉपर ऑफिसर नहीं लिखा हुआ है. मैं दोबारा आता हूं रूल 56 सब रूल 18 में. Every registered person shall on demand produce the books of account which he is required to maintain under any law for the time being in force. यहाँ वर्ड प्रॉपर ऑफिसर नहीं लिखा हुआ है. ठीक बात है. कहाँ प्रोड्यूस करना ये नहीं लिखा हुआ है. जी जी जी. तो आप इसको इतना वाइडेस्ट ऑफ वाइड इंटरप्रिटेशन नहीं दे सकते हैं. सेफगार्ड है कि सेक्शन 65 जब इशू होगा तब ये सेक्शन तब ये रूल इफेक्टिव होता है, जिंदा होता है. 61 में भी नहीं होता है. 61 में भी नहीं होता है. 61 में भी वो कुछ नहीं मांग सकता. हम लोग करेंगे आपके साथ. अच्छा. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर कोई उठा के बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगा, चलो ऑफिसर मांगा तो ले ही चलते हैं. डर सर कि वो ये कर देगा, ये कर देगा, करेगा. सर
प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके। यस राजेश जी। मैं कह रहा हूँ सर, समस्या इसलिए आती है इन सब चीजों के पीछे जो मैंने अब तक राजेश जी, समझा ये है। YouTube में जाएगा ये वीडियो, है ना? वीडियो ये YouTube में जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ प्रॉपर अफसर या ऐसी जो भी नोटिसेज आती हैं, समस्या सबसे ज्यादा ये है कि आज हम लोग के साथ जितने लोग जुटे हुए हैं या जुड़े हुए हैं, वो तब तक किसी चीज को बहुत अच्छे से नहीं समझ सकते जब तक उसका वो वॉल्यूम 1 भी पूरा कवर न किए हो। वो तो है ही। हाँ, इसलिए ये समस्या आ रही है कि 61 में ये जाएगा नहीं जाएगा, हमसे मांग सकता है नहीं मांग सकता है, क्योंकि उन्होंने पहले पूरा सेक्शन को कभी उन्होंने रीड ही नहीं किया प्रॉपरली। चलिए ठीक है राजेश जी, पॉइंट टेकन करते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग और क्या बता रहे हैं। एज ए टैक्स कंप्लाइंट एसएससी वी आर अटैचिंग फॉलोइंग इनवॉइसेस ऑफ दिस फॉर ईयर, और हमने कुछ इनवॉइसेस अटैच कर दिए। प्रेयर, अब प्रेयर क्या करेंगे आप ये बताइए। इतना कुछ लिखने के बाद क्या बोलूंगा उसको? I should be given कि उसको नया नोटिस आईटीसी अलो करके बोल, अलो कर दो करके बोलेंगे अपन। आईटीसी अलाउ, अरे वो तो ब्लॉक थोड़ी किया। ब्लॉक तो नहीं किया। ओके, और बताइए। क्या प्रेयर करूंगा? क्या नया नोटिस इशू कर दे, ये कहूंगा? देखिए प्रेयर हमने क्या किया, हमने कहा भैया आप ये नोटिस की जो इंक्वायरी आपने इनिशिएट की उसको ड्रॉप कीजिए। ओके, लाइट ऑफ द अबव सबमिशन इट इज रिक्वेस्टेड बिफोर गुड ऑफिस टू ड्रॉप द इंक्वायरी इनिशिएटेड by this in any case it is prayed that opportunity of being heard hearing may be granted to the noticee। काम खत्म। इसके बाद अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। क्या प्रेयर में इंक्वायरी शब्द आएगा सर? हाँ जी, क्या प्रेयर में इंक्वायरी शब्द आएगा? इंक्वायरी शब्द आएगा? अच्छा चलिए ये भी देख लेते हैं, क्या उसने वर्ड इंक्वायरी यूज किया है नहीं किया है। पहले में तो नजर नहीं आ रहा है। पहले में क्या वर्ड यूज कर रहा है ये? टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ वेरिसिटी, वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ वेरिसिटी लिखा है। और हम लोग इंक्वायरी ई से शुरू किया, आई से। अगर आई वाला इंक्वायरी होता तो इन्वेस्टिगेशन होता सेक्शन 60। राइट, वहां पे ये है। हाँ, तो हमने आई वाला नहीं किया। अगर आपको लग रहा है कि आई के कारण कह रहे हैं तो हमने आई वर्ड यूज नहीं किया, ई किया है। अरे आई और ई का क्या सर, समझा नहीं। आई से इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन का पावर सेक्शन 67 में है। ओके, ठीक है, और इंक्वायरी तो जनरल, ई मतलब जनरल इंक्वायरी। सर ये जो नोटिस का रिप्लाई है, ये बाय हैंड लेंगे या सर उसको ईमेल करेंगे या कैसे करेंगे? जैसे आया है वैसे ही जाएगा। अगर स्पीड पोस्ट से आया तो स्पीड पोस्ट से ही जाएगा। ओके सर, मेरा और एक क्वेश्चन था। ये नोटिस का रिप्लाई देख के ऑफिसर चाहे तो समन्स भी इशू कर सकता है? अच्छा, समन्स में तो पावर है उसको। हेलो, नहीं करेगा, करेंगे हम लोग, समन भी इशू नहीं कर पाएगा। सर एक क्वेश्चन है कि इस नोटिस को जो है कब तक कंटिन्यू कर सकता है वो? जैसे आपने जो है 2021 में उसको रिप्लाई डाल दिया, अब क्या ऑफिसर जो है आज भी उसका रिप्लाई मांग, मतलब आज भी उसके बारे में फिर नोटिस इशू कर सकता है? ओहो, इसका जवाब तो आया है। अच्छा ठीक है, इसका जवाब अब आएगा उसको। अब हम लोग इसको बोल दिया भैया 56-18 तो हमारे पर अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब या तो वो प्रूव करेगा 56-18 अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, या फिर कोई नया सेक्शन डालेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है सर, नहीं बस इतना। सर एक बार सेक्शन 160 जो आप बताए थे, हाँ, एक बार सर उसको रिपीट करेंगे क्या प्लीज? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। इनकम टैक्स में सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट करता है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में भी सिमिलर प्रोविजन एग्जिस्ट करता है 160 वाला। मैं अपनी किताब में नहीं दिखला रहा हूं, इसे यहां दिखला रहा हूं। ये पढ़िए, द सर्विस ऑफ ऑर्डर और कम्युनिकेशन
shall not be called in question if the notice, order or communication as the case may be. अब ये समझ लीजिए ये जो उसने भेजा है वो कम्युनिकेशन ही तो है। विदाउट सेक्शन अगर कुछ भेजा है तो कम्युनिकेशन है, सिंपल कम्युनिकेशन है ये। As the case may be, has already been acted upon by the person to whom it is issued. यानी कि उस कम्युनिकेशन में अगर वो आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगता है और आप वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेके चले गए और उस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के बाद उसने कोई ऑर्डर पास कर दिया, अब आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि सर उस कम्युनिकेशन में सेक्शन मेंशन नहीं था, उसका जुरिस्डिक्शन नहीं था, उसके पास पावर नहीं था। Or where such service has not been called in question at or in earlier proceeding commenced, continued or finalized pursuant to such notice, order or communication. तो हायर अथॉरिटी में अब आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो आपको अगर क्वेश्चन करना है तो एकदम प्रिलिमिनरी स्टेज में, एट द अर्लियर स्टेज ही कर डालें। बताइए और किसी को कोई सवाल? ऐसा सेम नोटिस ASMT 10 में देते हैं डिस्क्रिपेंसीज का, तो उसमें क्या करना है? उसमें भी सेक्शन तो कुछ लिखते नहीं है। नहीं, ASMT 10 लिख रहे हैं तो उसके नीचे तो लिखा ही होता है रूल्स और सेक्शंस। हाँ, उसमें लिखा होता है। दिखलाता हूं मैं आपको। अगर नहीं लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ रूल 99(1). हाँ, ओके। तो उसमें डिटेल देनी है, वो जो परचेस का एक्सेल सीट जैसा देके नहीं देना होता है, कुछ नहीं देना होता है, उसमें कुछ नहीं देना होता है, कुछ नहीं देना होता है। ASMT 10 में भी कुछ नहीं देना होता। हम लोग करेंगे आपके साथ ASMT 10 भी जी। कुछ नहीं मांग सकता, याद रखिएगा। आजकल ये नोटिस ज्यादा आ रही है सर। हाँ, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं मांग सकता, हम लोग करेंगे। हाँ, इसमें है 2-3 लोगों का डिमांड। अब देखिए मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इस क्लास का ऑब्जेक्टिव आप समझिए। हाँ जी। इस क्लास का ऑब्जेक्टिव वन वे नहीं है, ठीक है? आपसे सवाल जवाब हर हालत में करेंगे। हाँ जी। और ये जो हमने रिप्लाई बनाया है, ऐसी रिप्लाई बनाना आपको सिखलाना है, ये ऑब्जेक्टिव है। नहीं, आपसे अभी ये पता चल गया सर ये कैसे करने का है रिप्लाई। हम ऐसा कभी रिप्लाई दिए नहीं थे। क्योंकि देखिए क्योंकि मैंने बहुत सारे रिप्लाई ऐसे देखे हैं कि वो गलती हो गई सर। सिंपल लेटर जैसे। हाँ, सिंपल लेटर जैसा। आप जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं गलती हो गई। मैं आपको दिखलाऊंगा कुछ ऑडिट ये सब का भी रिप्लाई किया है हमने, जहां पर वो बोलता है कि भैया जमा कर दो। भाई जमा कर दो, क्यों जमा कर दें? आप 73-74 इशू कीजिए, तब हम सोचेंगे जमा करें या ना करें। बराबर। लंबा डिस्कशन है, बहुत लंबा डिस्कशन है, बहुत सारे सेक्शंस। अब मैं आपको ऑब्जेक्टिव आपको मैंने बताया, आपको प्रैक्टिकली आपके साथ ऐसे ऐसे नोटिसेस और उसके रिप्लाई हम आपको दिखाएंगे। मैंने कोई पीपीटी नहीं बनाया। पीपीटी इसलिए नहीं बनाया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पीपीटी इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉ ऐसे ही समझ में आएगा और कैसे भी नहीं समझ में आएगा, कोई और दूसरा तरीका नहीं है। जी सर। ठीक है, जब तक मैं ओरिजिनल नोटिस और उसका ओरिजिनल रिप्लाई नहीं दिखलाऊंगा आप कुछ भी नहीं समझ में आएगा। मैं अगर कह दूं डू नॉट एडुकेट द ऑफिसर, सिर्फ इतना बोल दूं, तो क्या आप ये सोच पाएंगे हाउ नॉट टू एडुकेट द ऑफिसर? ये रिप्लाई देख के ही तो आपको समझ में आएगा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं तो आप समझ में नहीं आ सकता। अब सवाल ये उठता है कि आपको नोटिस, अब मैंने जब शुरुआत की थी तो नोटिस को समझना कैसे है जी। अब समझेंगे कैसे, बताइए आप नोटिस को? जब तक आप लॉ नहीं जानेंगे, जब तक आप 160 सबसेक्शन 2 नहीं जानेंगे, तब तक आप नोटिस को कैसे समझेंगे? हाँ सर। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि नोटिस को क्वेश्चन करना क्यों जरूरी है। हाँ सर। ये तो मामूली सा नोटिस था, लेकिन जहां पर बड़े बड़े कंपनी में करोड़ों रुपया इन्वॉल्व होता है, वहां पर क्या होगा? खैर वहां तो बड़े बड़े वकील बैठे हुए वो समझते हैं इस चीज को, लेकिन आप लोग जो क्लाइंट्स को, छोटे मोटे क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं या बड़े क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं और कहते हैं नहीं ऑफिसर मांगा इतना सारा, आप बताइए ये परचेज रजिस्टर, ऑल परचेज इनवॉइस कितना होता होगा, आप समझ रहे हैं?
हाँ सर। आपको भी पता, ऑफिसर को कोई इंटरेस्ट नहीं है ये सब देखने का। नहीं 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 नहीं। 1% ऑफिसर बहुत जेन्युइन ऑनेस्ट होते हैं, उनको आता है जीएसटी। मैं आपको बताऊंगा ऑफिसर्स की कैसे रैंकिंग होती है, तो बहुत डिटेल में करेंगे हम लोग, टाइम लगेगा, 3-4 महीने मान के चलिएगा। होप आप लोग सब तैयार हैं इसके लिए। हाँ सर, हाँ सर। यस सर। ठीक है, यस सर। अब मैं क्या क्या करवाऊंगा मैं आपको वो बता देता हूं। ये इतने सारे नोटिस है, और आपसे रिक्वेस्ट ये भी है कि आपके पास जो भी नोटिस आए हैं वो दे सकते हैं क्या आपको? वो आप मुझे भेज दीजिए। यस सर, यस सर। अगर वो नोटिस में कुछ नया निकला, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वी विल डिस्कस दैट नोटिस। ओके सर, ओके। ठीक है, आप लोग Yes, सभी से रिक्वेस्ट है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे नोटिस हैं। हाँ। ठीक है, ई वे बिल का है, फिर ऑडिट का है, इंक्वायरी का है, ये राजेश जी ने भेजा था, समन का है, रजिस्ट्रेशन का है, बहुत सारे नोटिस है, एंटी इवेजन का है, SMT 10 का है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे। ये 18 नोटिस है, एक नोटिस को देखिए एक घंटे से ज्यादा हो गया हम लोग को। सर ईमेल पे डाल देने का नोटिस आपको? हाँ, व्हाट्सएप कर दीजिए। ओके सर, ओके। अब मैं आपको दिखलाता हूं हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। शैलेश जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नाउ यू आर सेटिस्फाइड? ये हमारी वेबसाइट, लाइव कोर्सेस। यहाँ अब देखिए जो चैप्टर्स के नाम हमने लिखे हैं, हमने यहाँ लिखा +30 आवर्स। लग रहा है 30 घंटे में हो जाएगा? नहीं, ज्यादा नहीं हो, नहीं होगा। नहीं होगा। In-depth and critical analysis of every provisions of GST law, rules, notifications, circulars, examples, case studies, advanced ruling and various court judgments. Live two-way interactions हो रहा है? Yes sir. In-depth and critical हो रहा है? yes, Yes. To make sure you understand GST, we shall also discuss GST MCQ. हम लोग करेंगे इसको। रिकॉर्डेड जीएसटी कोर्सेज शैल बी, वीडियो जो है आपका गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। जैसे आज की क्लास किसी की मिस हो गई है तो हम लोग गूगल ड्राइव में उसका लिंक भेज देंगे। और ये जो लेक्चर है आपका 1 साल तक वैलिड रहेगा। टाइप्स ऑफ जीएसटी नोटिस, असेसमेंट नोटिस, ऑडिट नोटिस, इंक्वायरी नोटिस, रजिस्ट्रेशन नोटिस, समन, ITC नोटिस, अदर नोटिस, सब डिस्कस करेंगे आपके साथ, रिप्लाई के साथ डिस्कस करेंगे। चैप्टर्स टू बी कवर्ड, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स, ऑफिसर्स एंड देयर जुरिसडिक्शन। आज हमने ये नोटिस जो मैंने आपको दिखलाया, मान लीजिए वो सेक्शन मेंशन कर देता और यहाँ पर इंस्पेक्टर लिखा होता, तो उसके पास पावर है या नहीं है? वो कैसे चेक करते हैं? वो कैसे चेक करते हैं? उसका सर्कुलर है, तो वो सर्कुलर पूरा पढ़ेंगे हम लोग आपके साथ। ओके, ठीक है। ऑफिसर्स एंड देयर जुरिसडिक्शन, उसका चैप्टर हमने अलग से बनाया हुआ है। ये देखिए, ये रहा ऑफिसर्स एंड देयर पावर्स। अब यही यार कितने पेज का है? 12 पेज का है। 3, 4, ये सब आप सेक्शन आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे, छोड़ दिया होगा। जब पढ़ेंगे इसके अंदर जाएंगे तो बोलेगा अरे बाप रे, बहुत इंपॉर्टेंट है। 3, 4, 5, 6, 12 पेज कोई पढ़ने में देखिए कितना टाइम लगेगा। फिर आइए असेसमेंट, जहां पर SMT 10 इश्यू होता है, आपसे बुक्स ऑफ अकाउंट से मंगवा लेता, मांग ही नहीं सकता। इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, डिमांड एंड रिकवरी 73, 74, ये सेक्शन 67 वाला है। हाँ जी, हाँ जी, है ना। ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अपील्स एंड रिविजन, एडवांस रूलिंग। Apart from above, we shall also discuss important rulings of AAR, AAR, various important judgments of high courts and supreme courts. अब इसको करने के लिए हमने क्या किया है, ये सब किताब में तो लिख नहीं सकते, तो हमने एक और वेबसाइट लॉन्च किया है। आपने ये वेबसाइट देखी है? मास्टर जी देखा, बहुत अच्छे है सर वो। इसमें इतने अच्छे से सारा कुछ अरेंज्ड है। आप जजमेंट्स में जाइए, हाँ जी, हाँ जी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जाइए, और ये चैप्टर वाइज दिया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। अब जब मैं आपके साथ मान लीजिए GST SCN डिस्कस करूंगा, जैसे आज मैंने डिस्कस किया, वेक शो कॉज नोटिस, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन, डेट ऑफ इश्यू ऑफ डिजिटल नोटिस, ये इनकम टैक्स का है लेकिन इंपॉर्टेंट था इसलिए डाल दिया। डेफिशिएंट शो कॉज नोटिस,
तो यहाँ पर इस जब हम लोग ये जजमेंट को पढ़ेंगे और फिर मैं शोकॉज नोटिस वो किस किस सेक्शन में 73 74 में इशू करता है उसके साथ इसको रिलेट करेंगे तो क्लैरिटी बहुत अच्छी आएगी। ठीक बात? हाँ ना बोलिए। यस सर। हाँ, पेनाल्टी अंडर सेक्शन 122 टू 129 मिसिंग मेंसरिया, एक ओशियन का आईजीएसटी में आया, ओशियन मोहित मिनरल्स का, गुजरात हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट का, तो ये डेट वाइज अरेंज्ड है ओशियन फ्लीट। ये आज मैं डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ इसको। लेकिन मुझे अब यहाँ पर मैं चाह रहा हूं आप लोग सभी लोग अगर वीडियो ऑन कर सके तो अच्छा होगा। अब मैं जानना चाहता हूं कुछ आप लोग से। दिनेश जी वेलकम। वसंत श्रीवास्तव वेलकम। चलिए जिनेश जी आप पहले आप एक बार अपने बारे में बता दीजिए, बाकी लोग भी वीडियो ऑन कर ले, बहुत लोग हैं हम लोग अभी। म्यूट अनम्यूट कर लीजिए जिनेश जी। Sorry, myself I'm a Jinesh Shah, chartered accountant practicing in Anand, Gujarat from last 15 years. I have attended the GST course conducted by this learned faculty, Mr. K.K. Agarwal sir. He is having in-depth knowledge, and I'm very much pleased to join his classes. And apart from these classes, I have learned many practical things from him. थैंक यू जिनेश जी। वसंत जी अपने बारे में बताइए। म्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। सर मैं सीए वसंत श्रीवास्तव लखनऊ में से प्रैक्टिस करता हूँ। लास्ट सर एक ईयर कर रहा हूँ। हाँ सर ये बहुत सीनियर से हमारे सामने, लेकिन हाँ। बहुत ठीक है, चलिए अमित जी आप अपने बारे में बता दीजिए। अनम्यूट कर लीजिए अमित जी। अमित जी अनम्यूट कीजिए। सर मैं एक टैक्स प्रैक्टिशनर हूँ। पिछले 15 ईयर से इनडायरेक्ट टैक्स में प्रैक्टिस करता हूँ। पहले वैट में थे, अभी सर जीएसटी में। लेकिन जब से ये क्लास में मैं जुड़ा हूँ मेरा नॉलेज डे बाय डे इनहांस हो रहा है और बहुत प्रैक्टिकली मुझे भी मालूम पड़ रहा है। और जो जो चीज हम उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर करते हैं, लेकिन अभी हमको मालूम पड़ रहा है और उसका इनडेप्थनेस भी मालूम पड़ रहा है। मेरे लिए तो काफी हेल्पफुल है और मेरी प्रैक्टिस भी उससे अच्छी ग्रो हो रही है सर। थैंक यू, थैंक यू। सोनू जी अभी तक का एक्सपीरियंस बता दीजिए। मैं आप सबसे पूछना चाहूंगा क्योंकि मोटिवेशन तभी मिलेगा। सर आज तक जो है ना मेनली अकाउंट्स का ही काम किया है और ऑफिसर का जब भी कोई इस टाइप का नोटिस आता है तो जनरली क्या होता है कि उसको जो मांगा उसको दे दिया। पहली बार ये पता लगा कि भाई नोटिस को चैलेंज कैसे करना है, या वो जो मांग रहा है वो ठीक भी मांग रहा है या नहीं मांग रहा है, उसको देना भी है या नहीं है देना। मतलब अभी सब कुछ उसको दे दोगे तो वो तो कुछ ना कुछ निकालेगा ही उसके अंदर से। करेक्ट। तो बहुत अच्छा है सर, मतलब आज बहुत अच्छा लगा और नॉलेज इंक्रीज हो गया। थैंक यू। संतोष जी, संतोष बख्शेटी जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ। मतलब नोटिस का रिप्लाई कैसे देना चाहिए ना, वो आपसे एकदम बढ़िया समझ में आ रहा है सर। ड्राफ्टिंग ऑफ नोटिस। ठीक है। राजीव जी। सर हाँ बताइए। एक्चुअली सर टुडे क्लास तो फर्स्ट क्लास है जीएसटी नोटिस के लिए तो वेरी मतलब जरूरी है सर, क्योंकि आप तक नोटिस बहुत मिल रहे हैं। तो बाय द वे हाउ टू रिप्लाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड द बेस्ट वे यू आर टीचिंग अस। कुछ नया सीखा आप लोग ने? श्योरली, जैसे कि आपने बोला कि सब कुछ देना नहीं चाहिए, नॉट टू गिव एवरीथिंग, वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मौलिन जी। तो ये जीने मरने का सवाल है वकीलों के लिए। अच्छा। फीस तो जो है सर वर्किंग पे है, तो रिटर्न फाइलिंग अकाउंट्स के पास है। हम लोगों के लिए तो ये क्लासेस बहुत जरूरी है। क्लासेस बहुत जरूरी है। जरूरी है। ओके। और कुछ ऐड करना चाहेंगे मनीष जी? सबकी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। मौलिन जी
बस अभी रूटीन में तो हम ऐसा क्या रिटर्न फाइलिंग ये कर रहे हैं, लेकिन ये सब जानना तो बहुत जरूरी है। अभी आज पता चला कि कैसे करना है, क्या करना है, नोटिस का रिप्लाई कैसे देना है। अभी जो लिटिगेशन फील्ड में जाना हो तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। ठीक, मजा आ गया ऐसा। मजा आया आपको? नहीं, बहुत जानने को मिला। ठीक है, धन्यवाद। पाटिल जी। सर आपके साथ जुड़े होने के बाद कुछ ना कुछ तो नया सीखने को ही मिलता है, हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। और आपका जो एनालिसिस है, जैसे कि आप पोल रेट करते हैं तो वो तो बढ़िया ही है। सर आप एक्चुअली और आपने राइट टाइम पे आपने चालू किया, क्यों अभी सबको नोटिस आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, तो बस सब, और ऑफिसर को भी कुछ जानकारी नहीं है, वो हमसे मांग रहे हैं अब चलिए क्या। तो थोड़े ऑफिसर मेरे से कांटेक्ट में, वो भी पूछते हैं भाई आपको तो हमसे ज्यादा जानकारी, तो आप थोड़ा मुझे बताइए। तो इस चीज से मैं आपसे भी थोड़ा मैं बात करूंगा, बाद में बात करूंगा। ठीक है। और अभी मैंने एक ऑडिट भी की थी, 3 साल की ऑडिट हुई थी, तो उसका तो हो गया। तो थोड़ी वो मुझसे कुछ सीख गया, उनसे मैंने थोड़ा सीख लिया, तो ये तो चल रहा है। लेकिन अगर आपका कोर्स करके जाऊंगा ना सर, तो कुछ भी दिक्कत है तो आप कौन सा भी कोई भी केस आप हैंडल कर सकेंगे अगर आपका एक कोर्स करके जाओ, ये तो 100% श्योर है। क्यों मैंने आपका जो फर्स्ट किया था, पहला जो कोर्स किया था, उससे मुझे बहुत कुछ फायदा हुआ था। तो हम लोग जो छोटे छोटे मैटर्स है ना, वो हम लोग देखते रहते हैं, वो ओवरसाइड करते हैं। जो आप हमको सिखाते हैं, तो वही आपकी बढ़िया, और आपका सबसे बढ़िया है वो याद रखना। तो वो डायलॉग है ना, वही खासियत है सर, वही फॉलो करना है हमको। ठीक है सर, थैंक यू। वसंत जी बताइए, क्लास का एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर फर्स्ट डे मैंने ज्वाइन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये खासकर आप जो कोरिलेट कर रहे थे, और एक और सीखी मैंने, एक ईवे बिल का एक केस था, वो मैं मतलब फर्स्ट टाइम आया था, फर्स्ट टाइम मेरे पास वो मैंने जो है केस उसको जो है जीता भी, वो मतलब अपील तक गए थे उसके लिए। तो वहां से वहां से मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा मतलब लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। तो इसीलिए मैंने फिर आपका कोर्स जो है फिर ज्वाइन किया, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप जो पढ़ाने का तरीका और जो लर्न मतलब आप जो कोरिलेट कर रहे थे ना सेक्शन को, रूल्स को आपस में फिर जो बता रहे थे, वो बहुत अच्छा लगता है। इंटरेस्ट जगह मेरा ये तो खैर मैं बहुत जैसी बात है, बहुत कुछ जानता भी नहीं, लेकिन सेक्शन आप बोलते हैं तो मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ कि मैं इसको देखूंगा कि इसमें है क्या। ठीक बात। अमित जी बता दिया था आपने? सर मैं और एक एडिशन करना चाहता हूँ कि सर लॉ तो हम लोग पढ़ते हैं सर, लेकिन लॉ का इनडेप्थ क्या है वो मालूम नहीं पड़ता। और मैं तो काफी सालों से जुड़ा हूँ सर आपके साथ। आज मैं ये पोजीशन हूँ या कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ ना कि मैं एक कॉन्फिडेंटली ऑफिसर के सामने मैं अटेंड होता हूँ सर, और वो कॉन्फिडेंट है मुझे। इवन नोटिस भी आती है तो हम कॉन्फिडेंटली उसको जो भी है रिप्लाई करते हैं, तो इवन ऑफिसर भी ये बात को समझता है। तो हमारे लिए तो सर बहुत अच्छा है, और मैं तो सोचूंगा डे बाय डे जो भी नया सीखने को मिलेगा हम एक्सेप्ट करेंगे, और क्लासेस के थ्रू ही ये हमको मिलता है। मैं आपको थोरल बताऊं सर, आप एक्ट पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक कोई आपको सीनियर प्रॉपरली उसको टीच नहीं करेगा, आप कुछ समझ नहीं पाओगे सर। ठीक है, थैंक यू। वीडियो ऑफ कर सकते हैं आप? मैं आपको कुछ दिखलाता हूं। हमने जो एक वेबसाइट बनाई है masterlearnings.com, ये रही। इसमें देखिए ये प्रोसीजर लिखा हुआ है। ये प्रोसीजर वही है जहां पर आपको क्वेश्चन करना हो ऑफिसर को, तो इसके थ्रू कर सकते हैं आप। वीडियो ऑफ कर लिए। सुमित जी सीए सुमित गोयल, ये तो रह गए, कहाँ गया था? चलो बताओ। शुरू से ज्वाइन किया? अनम्यूट करो, आवाज नहीं आ रही। नहीं आवाज नहीं आ रही है। ऑडियो नहीं है। माइक में प्रॉब्लम है सुमित, माइक में प्रॉब्लम है। सुमित के बारे में बता दे तो ये जब सीए है, सीए सुमित कुमार गोयल, और ये सिलीगुड़ी से है और प्रैक्टिसिंग है। दिल्ली आया था तो मेरे से मिला भी था, काफी अच्छा लगा। तो अब ये प्रैक्टिस में है और जीएसटी में और आगे जाना चाहता है। सुमित नेक्स्ट वो आवाज ठीक कर लेना, आवाज नहीं आ रही है। अब मैं आता हूं यहाँ पर। मास्टर लर्निंग वेबसाइट को जरूर से देखिए। वीडियो ऑफ कर लीजिए, आप लोग वीडियो ऑफ कर लीजिए।
वीडियो ऑफ कर लीजिए, बख्शेटी जी वीडियो ऑफ कर लीजिए। तो ये सारे देखिए, मास्टर सर्कुलर शोकॉज नोटिस 2017 में आया था, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है, तभी आप नोटिस को क्वेश्चन कर सकते हैं। ऑफिसर प्रॉपर चीजें फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो इसी से पता लगेगा। हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो महाराष्ट्र का इंटरनल सर्कुलर, अब महाराष्ट्र का अगर नोटिस आया तो महाराष्ट्र का इंटरनल सर्कुलर ने कुछ बेनिफिट दिया है, तो उसको एक्सरसाइज ये जानेंगे तब तो हम ये उस नोटिस में, उस जवाब में कुछ लिख पाएंगे आप। और अमित जी को पता भी होगा, अमित जी इसी नोटिस के बेसिस पे आपका केस एक आपके फेवर में आया था, यस और नो? यस सर, हमने किया सर, इसी किया था ना? यस सर। हाँ सर, मेरा भी एक चल रहा है केस, महाराष्ट्र में ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, थाना में, थाने में, महाराष्ट्र में, हाँ जी, हाँ महाराष्ट्र में। तो ये नोटिस पढ़िए और अमित जी का नंबर ले लीजिएगा, समझिएगा उनसे, या मेरे से कांटेक्ट कर लीजिएगा। यस सर, मैं सर्कुलर निकाला है, उससे बेनिफिट हो रहा है मेरे को। या अच्छा, इसी सर्कुलर के बेसिस पे आप कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बस बहुत बढ़िया। यस सर। ठीक है, हाँ सर, तो हम लोग ये सब भी करेंगे। तो वो क्लास का ऑब्जेक्टिव तो समझ में आ ही गया है। हाँ जी, बहुत अच्छे सर। अब आप क्या कर सकते हैं, ये प्रोसीजर ये सब है ना, आप अपने फोल्डर में डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हैं। ठीक है, एक चीज और बताना चाह रहा हूं, ये जीएसटी काउंसिल मीटिंग की मिनट्स, अगर आप लीगल फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हाँ सर, मैंने लिया है सर, मैंने लिया है। अरे आपने लिया है, और इसको आप खरीद लीजिए, ये 899 का है। हाँ और सर, इसकी क्लासेस हम लोग शुरू करेंगे जब ये क्लासेस खत्म हो जाएगी, तो इसको पूरा पढ़ेंगे हम लोग एक साथ। ओके। चलिए, अब मैं आता हूं उसमें जजमेंट में, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। राजेश जी कहाँ गए? सर एक छोटा क्वेश्चन नहीं, हूँ सर, हूँ, सुन रहा हूँ। आपने वीडियो ऑन नहीं किया था? अनइजी वे में बैठा था आराम से। अच्छा चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछिए। संतोष बोल रहा हूँ सर, बक्सेटी। हाँ संतोष जी, बक्सेटी जी बोलिए। हाँ सर, आज का रोज रजिस्ट्रेशन का नोटिस आता है ना, हाँ, उसमें ऑफिसर का पता नहीं चलता, नाम नहीं लिखा रहता, उसके लिए क्या कर सकते हैं? करेंगे डिस्कस। ये नजर आ रहा है आपको? जी सर। हेलो। हाँ सर। ठीक है, ये मोहित मिनरल का केस है। मोहित मिनरल के केस में क्यों ओशन फ्राइट पे डबल टैक्सेशन हटा दिया गया, वो डिफरेंट मैटर है, हम लोग उस पर डिस्कस नहीं करना चाह रहे। लेकिन जो मैं पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूं वो ये है, और एक पूरे जजमेंट्स को, हर एक जजमेंट्स मेरा पढ़ा हुआ है और येलो में किया हुआ कंक्लूजन, लेकिन मैं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज बताना चाह रहा हूं। मुझे एक बात बताइए, जीएसटी काउंसिल मीटिंग में कुछ चीज डिसाइड हुआ, ये कैसे पता लगेगा, बता दीजिए। मीटिंग से सर, मीटिंग से, मीटिंग के मिनट से मालूम पड़ेगा। ठीक है, मिनट्स में ये डिसाइड किया कि 5% को 12% कर दिया जाएगा। ठीक बात है जी सर। और इसके लिए एक नोटिफिकेशन लेके आ गए वो, बात है। मुझे इस नोटिफिकेशन को चैलेंज करना है, मैं कैसे करूंगा कि नोटिफिकेशन ही गलत आया, मैं कैसे चैलेंज करूंगा? रीट पिटीशन बिफोर हाई कोर्ट। नहीं वो तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड क्या होगा चैलेंज का? इफेक्टिव डेट वगैरह कुछ? इफेक्टिव डेट नहीं, ये मिनट्स होगा। ओके। मिनट्स में अगर मैं प्रूव कर दूं कि सिर्फ 5% से 12% नहीं कहा गया था, 5% से नील कहा गया और नोटिफिकेशन 12% कहा गया, तो ये नोटिफिकेशन ही गलत आया। समझ रहे हैं क्या कह रहा हूं मैं? बराबर। जी। तो ये मैंने बहुत ही वो अलग तरह का एग्जांपल दिया, ऐसा होगा नहीं, लेकिन
इस मिनट्स को पढ़ने के बाद इंटेंशन के बारे में पता लग जाएगा। हाँ जी। बहुत सारे आपके जजमेंट्स होंगे, उस जजमेंट्स में लॉयर सब इस मिनट्स के पैराग्राफ को कोट कर रहे हैं ये बताने के लिए कि लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए, इंटेंशन क्या होना चाहिए। ठीक बात। अगर आप इसी में देखेंगे इसमें, तो इसमें भी कई जगह जीएसटी काउंसिल, देखिए बैकग्राउंड में आवाज आ रही है किसी की, म्यूट कर लिया कीजिए। ये देखिए, the impugned notification were issued after the GST Council took note of the fact that since transport of imported goods by Indian shipping line this quoted है या नहीं है। ये देखिए, in the 18th GST Council meeting held on 31st June 2017, the agenda of taxing importers on a reverse charge basis was discussed। और ये देखिए, ये पूरा कोट कर रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं जो जीएसटी की प्रैक्टिस, लीगल प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके लिए ये किताब जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है। ठीक बात है। ये बात समझ में आ गई आपको? अरे हाँ ना? जी सर, जी सर। हाँ ना बोलिएगा तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा। हाँ सर, हाँ सर। अब दूसरी बात, अब मैं जो पूछना चाह रहा हूं बताइए। जीएसटी काउंसिल में कुछ डिसाइड किया गया, जीएसटी काउंसिल में कुछ डिसाइड किया गया कि रेट 5% से 12% करना है आप लोग को। ठीक बात है? हाँ सर। इसमें से कुछ स्टेट्स एग्री कर गए, कुछ स्टेट्स एग्री नहीं किए। मान लीजिए वेस्ट बंगाल एग्री नहीं करता है और वेस्ट बंगाल बोलता हम नोटिफिकेशन नहीं निकालेंगे। पॉसिबल? हाँ या ना? यस सर। नहीं सर, पॉसिबल नहीं है सर। पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। सेंट्रल का जो भी नोटिफिकेशन है स्टेट के लिए बाइंडिंग है सर। ये तो गलत वर्ड है। अब देखिए लैंग्वेज पढ़िए, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मोहित मिनरल में, द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल आर नॉट बाइंडिंग ऑन द यूनियन एंड स्टेट्स फॉर फॉलोइंग रीजंस। The recommendations of the GST Council are not binding on the union and states for the following reasons। क्या समझ में आ रहा है आपको? सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आइए। सर वो रिकमेंडेशन है, वो माने ना माने, रिकमेंडेशन रिकमेंडेशन है, माने या ना माने, ठीक बात है। सर ऐसे तो जीएसटी काउंसिल की पावर खत्म हो जाएगी फिर, अगर फिर काउंसिल का बनी वो क्या रहा सर? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट का तो जजमेंट है ये। सर काउंसिल तो इसीलिए बनाई गई थी ना कि भाई वो दोनों के ऊपर बाइंडिंग फोर्स रखेगी। फिर जजमेंट क्यों आया ऐसा? क्या सुप्रीम कोर्ट को नहीं पता था ये बात? तो ठीक है सर। आइए मैं कुछ दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल के पावर को समझते हैं। कौन सा आर्टिकल है जीएसटी काउंसिल के पावर का? 279A। ठीक है। द प्रेसिडेंट शैल विद इन 60 days, ये सब छोड़ देते हैं, कौन होगा मेंबर, कौन होगा रिकमेंड। अब द जीएसटी काउंसिल शैल मेक रिकमेंडेशंस टू द यूनियन एंड स्टेट्स ऑन, क्या रिकमेंडेशन देखिए आप समझिएगा। Abolition of taxes. The taxes, cess and such are levied by the union, the state and the local body which may be subsumed in GST। ठीक बात। फिर क्या रिकमेंडेशन? द जीएसटी में बी सब्जेक्टेड टू और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम जीएसटी। कौन से गुड्स के ऊपर एग्जेम्प्ट करना है, किसको टैक्सेबल करना है, वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। किसको करेगा? यूनियन को और स्टेट्स को। मॉडल जीएसटी लॉज, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवाई, apportionment of IGST and the principles that govern the place of supply।
ये भी रिकमेंडेशन है। The threshold limit of turnover below which GST may be exempted from GST, जो सेक्शन 22 में जो आप थ्रेशोल्ड देखते हैं 10 और 20 की, वो और 40 लाख की। The rates including floor rates with band of GST, तो जितने भी रेट्स आप देख रहे हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो भी रिकमेंडेशन कौन करेगा? GST काउंसिल करेगा। Any special rate or rates for a specified period to raise additional resources during natural calamity or disaster, जैसे केरला सेस, ये भी रिकमेंडेशन है। स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली एरिया स्टेट्स, जहां पर स्पेशल रिकमेंडेशन आया कि भैया 20 लाख नहीं 10 लाख का मिनिमम रजिस्ट्रेशन होगा। एनी अदर मैटर रिलेटिंग टू जीएसटी एज द काउंसिल में डिसाइड। ठीक बात। अब एक और दिखलाता हूं, आर्टिकल 246A, notwithstanding anything contained in any article 246, 254 Parliament and subject to Article 246A(2), the legislature of every state have power to make laws with respect to goods and service tax imposed by the union or by such state। बताइए, जीएसटी का कानून बनाने का पावर किसके पास है? हेलो, जीएसटी का कानून बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, यानी कि सेंटर के पास है, और स्टेट के और हर एक स्टेट के पास है। Yes. आईजीएसटी का कानून बनाने का पावर किसके पास है? सेंटर सेंटर का। ये सब रूल 2 में लिखा हुआ है, सब आर्टिकल 2 में लिखा हुआ है। ठीक बात है। तो समझिए इस चीज को, कानून बनाने का पावर किसके पास है? पार्लियामेंट, स्टेट एंड यूनियन। सेंटर और स्टेट के पास। हेलो, कानून बन जाने के बाद उसमें नोटिफिकेशन सर्कुलर निकालने का पावर किसके पास है? वो निकल सकता है सिर्फ जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से ही। हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, समझ में आ रहा है? हाँ सर। अब मैं आपको पूरा कानून दिखलाता हूं, आप समझिएगा इस चीज को। एक्ट्स में गया, ये राशि जीएसटी एक्ट। ये जो एक्ट बना है, ये सेंटर अपना एक्ट बना सकता है, स्टेट अपना एक्ट बना सकता है। समझ में आ रहा है आपको? मैं फिर से कह रहा हूं, सेंटर अपना एक्ट बना सकता है, स्टेट अपना एक्ट बना सकता है, एज पर सुप्रीम कोर्ट जज। अब मैं इसमें एफ लगाता हूं और कहां रिकमेंडेशन लिखा हुआ है वो दिखलाता हूं। सेक्शन 6 सब बहुत जगह लिखा हुआ है। ये प्रिस्क्राइब मींस प्रिस्क्राइब बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल, यानी कि रूल बनाने का पावर किसके पास है? हेलो, सेंटर और स्टेट रूल तभी बना सकता है जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। हाँ सर। रेगुलेशंस सेंटर और स्टेट तभी बना सकता है जब जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। हाँ सर। सेक्शन 6, किस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, किसको क्या पावर देना, वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा तभी पॉसिबल है। हेलो, ऑथराइजेशन ऑफ ऑफिसर ऑफ स्टेट टैक्स और यूनियन टेरिटरी टैक्स एज प्रॉपर ऑफिसर इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। तो कुछ टैक्स पेयर का जुरिडिक्शन सेंटर के पास है, कुछ टैक्स पेयर का जुरिडिक्शन स्टेट के पास है। ये कौन डिसाइड किया? जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन किया, तो फिर नोटिफिकेशन के द्वारा ये बताया गया। हाँ सर। आ रहा है। तो आप ये रिकमेंडेशन वर्ड जगह जगह देखेंगे। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सबसेक्शन 2, नॉट एक्सीडिंग 20% एज मे बी नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। यानी कि हर एक गुड्स और सर्विसेज पे कितना रेट होना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा? सेंटर और स्टेट लिंक किसके रिकमेंडेशन पे? जीएसटी काउंसिल के। जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन पे। पेट्रोलियम पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? सबसे पहले जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन। जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन पे होगा। रिकमेंडेशन मुझे कहाँ नजर आएगा? मिनट्स में। आ रहा समझ में आपको? हाँ जी। तो आप देखिए जहां जहां वर्ड रिकमेंडेशन लिखा होगा, दैट इज बाइंडिंग ऑन सेंटर एंड स्टेट्स।
लेकिन कानून में क्या लिखना है दैट बाइंडिंग। मान लीजिए मैं सप्लाई का डेफिनेशन चेंज कर देता हूं, सेंटर कहता है सप्लाई का डेफिनेशन में मैं ये लिखना चाहता हूं और स्टेट कहता है मैं ये लिखना चाहता हूं, इज इट पॉसिबल? नो, नहीं सर, नहीं। यस, ये पॉसिबल। कानून में क्या लिखना है ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगा। हेलो, कानून में क्या लिखना है ये जीएसटी काउंसिल रिकमेंड नहीं करेगा, लेकिन कानून से जो और बाकी नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स और रूल्स आ रहा है वो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड करेगा। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर, हाँ सर। अब आप मोहित मिनरल का केस को पढ़ते हैं। Based on the above discussion, we have reached the following conclusion. The recommendation of the GST Council is not binding on the union and states for following reasons. The deletion of Article 279B, ये पुराना आर्टिकल था, जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे थे तो 279B इन्होंने इंसर्ट किया था. And the inclusion of Article 279(1) by the Constitution Amendment Act 2016 indicates that Parliament intended for the recommendations of the GST Council to only have a persuasive value, particularly when interpreted along with the objective of the GST regime to foster cooperative federalism and harmony between the constituent units. और जब मैं GST वॉल्यूम 1 की क्लास ले रहा था तब भी हमने बताया था रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होता है. ठीक बात है. अब आगे. Neither does Article 279A begin with non-obstinate clause, nor does Article 246A states that it is subject to the provisions of Article 279A. और यहाँ पर समझिएगा इस चीज को, ये पैराग्राफ में बाद में और एक्सप्लेन किया गया, लेकिन ये समझिए 246A मैंने दिखलाया था आपको, ये आर्टिकल 246A था. इसमें क्या लिखा हुआ है एक बार दोबारा पढ़ लीजिए आप. पार्लियामेंट के पास पावर है, यस, स्टेट लेजिस्लेचर के पास पावर है, क्या चीज? जीएसटी का कानून बनाने का. यस, क्या इसमें कहीं भी लिखा हुआ है कि जीएसटी काउंसिल का रिकमेंडेशन से कानून बनेगा? नहीं. नो. क्या इसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू आर्टिकल 279A? नहीं. नहीं. कहाँ गया 279A? ये नहीं लिखा हुआ है ना. तो सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि 246A में पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है अपना सीजीएसटी एक्ट बनाने के लिए और हर एक स्टेट इंडिपेंडेंट है अपना एसजीएसटी एक्ट बनाने के लिए. जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से एक्ट नहीं बनेगा. आगे पढ़ता हूं. Neither Article 279A begin with non-obstinate clause, nor does 246A state that it is subject to the provisions of Article 279A. The Parliament and the state legislatures possess simultaneous power to legislate on GST. तो Parliament अलग, state legislature अलग. Article 246A does not envisage a repugnancy provision to resolve the inconsistencies between the central and state laws on GST. The recommendations of the GST Council are the product of a collaborative dialogue involving the union and states. They are recommendatory in nature. तो GST Council से recommend कर सकता है. मॉडल GST लॉ recommend कर दिया GST Council ने. मैं फिर से दिखलाता हूं. देखिए, GST Council shall make recommendation to the union states about what? Model GST laws, a principle of levy, apportionment of IGST. लेकिन ये स्टेट और यूनियन को वैसा ही लॉ बनाने के लिए कानून बाद ये रिकमेंडेशन बाध्य नहीं कर सकता, क्योंकि 246A इज नॉट सब्जेक्ट टू आर्टिकल 279A. ठीक बात? हाँ या ना? यस यस सर. यस. वापस आता हूं. They are recommendatory in nature. To regard them as binding edicts would disrupt fiscal federalism, where both the union and states are conferred equal power to legislate on GST. Most important line hai, they have equal power to legislate, both of them. It is not imperative that one of the federal units must always possess a higher share in the power of the federal units to make decision. Indian federalism is a dialogue between cooperative and uncooperative federalism, where the federal units are at liberty to use different means of persuasion, ranging from collaboration to contestation, and the government, while exercising its rule-making power under the provisions of CGST and IGST, is bound by the recommendation of the GST Council. आपको समझ में आ गया मैं क्या कह रहा था? जी. रूल, नोटिफिकेशन, रेट्स, जहां लॉ में रिकमेंडेशन लिखा हुआ वो बाइंडिंग हो गया. लेकिन कानून
सिर्फ रिकमेंड किया जा सकता है. However, that does not mean that all the recommendation of GST Council made by virtue of the power of Article 279(4) are binding on the legislative power to enact प्राइमरी लेजिस्लेशन. तो प्राइमरी लेजिस्लेशन यानी कि CGST एक्ट और रेस्पेक्टिव SGST एक्ट वो बाइंडिंग नहीं है, वो रिकमेंडेटरी है. आ गया समझ में आपको? हाँ सर, हाँ सर. बस यही आपको ये मोहित मिनल का ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना था. तो सबने कहना शुरू कर दिया जब ये आया था जजमेंट कि अब क्या होगा, अब क्या होगा. राजेश जी आपको याद है? राजेश जी? जी 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 सर. आपने मेरे से ये सवाल किया था तो मैंने कहा था कि ठीक से जजमेंट लोगों ने पढ़ा नहीं है. जी सर. है ना, हमने बताया था आपको. बिल्कुल. और हमने कहा था इसको हम लोग डिस्कस करेंगे. ऐसा है नहीं, जजमेंट को बहुत ही मतलब अलग ढंग से इंटरप्रेट किया गया था, लेकिन ऐसा है नहीं. बाकी चंद्रचूड़ सर ने भी कहा कि माय जजमेंट हैज बीन बीइंग इंटरप्रेटेड लेफ्ट एंड राइट हियर एंड देयर व्हिच इज नॉट सो. उन्होंने बिल्कुल ठीक किया है. अब दूसरा मैं जो बोलना चाह रहा था, अगर कुछ डिस्प्यूट होगा तो कौन सेटल करेगा? ये देखिए 11 में द जीएसटी काउंसिल मे डिसाइड अबाउट द मॉडलिटीज टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स रिकमेंडेशन. अगर रिकमेंडेशन में कोई डिस्प्यूट है कि स्टेट कहता है नहीं हम नहीं करेंगे, सेंटर कहता है हम नहीं करेंगे, तो उसकी डिस्प्यूट रिजॉल्व करने का कोई मॉडलिटीज वो मतलब ये सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाने वाला है मैटर. दूसरी बात, कल मैं निर्मला सीतारमण जी को सुन रहा था, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर को. उन्होंने कहा था कि सारे डिसीजन जो हुए हैं जीएसटी काउंसिल में सारे यूनानिमस डिसीजन लिए गए हैं. ये अलग बात है, आप जब मिनट्स देखेंगे तो उसमें जितने भी बीजेपी रूल स्टेट से वही मीटिंग में आते हैं, बाकी स्टेट आता ही नहीं है. दैट इज अ डिफरेंट मैटर. फोरम हो जाता है. अब यहां तक किसी को कुछ पूछना है, कहना है तो कह सकते हैं. आज की क्लास में कंक्लूड करूंगा यहां पर. प्लीज वीडियो ऑन करना चाहें तो कर लिए प्लीज. सर रूल के लिए जो बताएं रिकमेंडरी नेचर है जीएसटी काउंसिल का, तो मतलब ये क्लियर हो गया कि स्टेट या सेंट्रल उसको माने या नहीं माने? नहीं, रूल्स मैंडेटरी है, नोटिफिकेशन मैंडेटरी है, कानून रिकमेंडेटरी है. एक्ट नहीं. हाँ, मान लीजिए मैं सेक्शन 9 में कुछ चेंज करना चाहता हूं जी, तो मैं चेंज कर सकता हूं. शेड्यूल मान लीजिए मैं ये कहता हूं शेड्यूल 3 में मैं एक और नो सप्लाई ऐड करना चाहता हूं, तो हर एक स्टेट अपना अपना नो सप्लाई ऐड कर सकता है. जी सर. ठीक है, बाकी लोग वीडियो ऑन. काउंसिल अगर कोई रूल के बारे में बोलेगा तो वो मानना पड़ेगा, वो मैंडेटरी. यस सर, नो सप्लाई में ऐड कानून से आ रहा है. हाँ कानून से आ रहा है सर. वो नो सप्लाई में कोई ऐड करना चाहता है तो गुजरात बोलता है मुझे ये ऐड करना है, राजस्थान बोलता है मुझे ऐड नहीं करना है, तो हो सकता है ऐसा? यस, हो सकता है. अच्छा. एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. ओके ओके. वो हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन होगा नहीं. 99% है नहीं होगा. तो फिर ये जीएसटी का एक्ट बनाने का मतलब ही नहीं रह गया ऐसा होगा तो. हाँ, हार्मोनाइज होना चाहिए ना, पूरा इंडिया का एक एक्ट होना चाहिए. हाँ बिल्कुल तो सही. वैट वाला जमाना आ जाएगा. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. बाकी लोग वीडियो ऑन कर लें. रेट्स में भी डिफरेंस हो सकते हैं ना सर इस हिसाब से? नहीं, सिर्फ एक्ट में रेट्स बाइंडिंग है. रेट्स बाइंडिंग है. क्या सर्कुलर हर स्टेट अलग अलग जारी कर सकता है? हाँ, कर सकता है. मान लीजिए यूपी का कोई सर्कुलर कुछ और निकल, उस विषय पे कुछ और है, उसी सब्जेक्ट पे महाराष्ट्र का सर्कुलर कुछ और है. यस, इट इज पॉसिबल. सर्कुलर देखिए, सर्कुलर टैक्स पेयर पे तो बाइंडिंग होता नहीं है. बट अप्लीकेबल तो टैक्स पेयर पे ही होता है. नहीं तो आप उसको चैलेंज कर दीजिए सर्कुलर को. है ना? क्योंकि जो कल मैंने आपको 2 दिन पहले भेजा था, हाँ, उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इंटरनल सर्कुलर जारी कर रखा है. हाँ, और पावर उन्होंने डेलीगेट कर रखा है. किसको? एसीडीसी को. अच्छा,
स्पेशली किसी एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर। अच्छा, इसीलिए मैंने आपको भेजा था। उसको मैंने फिर देखा तो उन्होंने पावर डेलीगेट कर रखा है। वो जो आपने कुछ भेजा तो था और हमने हाँ, डिस्कस, आपने कहा कि 151 वाले पे, हैं 151 वाले पर। हाँ हाँ 151 वाले पे, यस यस यस। हाँ, स्पेशली वो भट्ठों के लिए है। हाँ 151 बड़ा इंटरेस्टिंग है, हम लोग डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, विल डिस्कस 151 जो चुपचाप से अमेंडमेंट हो गई। चुपचाप से अमेंडमेंट हो गई, चुपचाप से बिना हल्ला किए। हाँ हाँ। सर एक चीज और समझना था, कि जो भट्ठा वाला जो आया था तो वो 30 अप्रैल तक हम लोग को करना था ना, वो एक फॉर्म भरना था। सर एप्लीकेबल तो हो रहा है वो, सर आवाज आ रही है अभी? एप्लीकेबल तो हो रहा है वो प्रोस्पेक्टिव डेट से। हाँ हाँ। और जैसे पहले वो कंपोजिशन में था तो उसको क्या अप्रैल माने उसका दोनों फॉर्म जाएगा? नहीं, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो रहा तो 1 अप्रैल से पहले आपको कंपोजिशन से बाहर आना है। नहीं तो कंपोजिशन से बाहर आना 30 अप्रैल तक भरना था। आज भी कर सकते हैं, आज भी कर सकते मई से रेगुलर में लिया है वो। नहीं, आज भी आप बाहर हो सकते हैं 1 अप्रैल से। नहीं तो बैक डेट में थोड़ी ना बाहर हो। नहीं, बिल्कुल हो जाएंगे। आपको परेशानी होगी बैक डेट से बाहर होने पे, क्योंकि आपसे टैक्स तो पूरा मांगेगा, आपने भले कलेक्ट नहीं जमा करना पड़ेगा। हाँ जी, 2 फॉर्म जमा करना पड़ेगा, कंपोजिशन वाला भी इस क्वार्टर के लिए। आप बैक डेट से जब बाहर हुई है ना सर, लेकिन पोर्टल पे दोनों रिटर्न आ रहा है। पोर्टल पे दोनों रिटर्न सेम उसी 22-23 का तो नहीं आना चाहिए। नहीं, 22-23 का जिस मंथ में आप विड्रॉ करोगे उतने क्वार्टर तक का कंपोजिशन रहेगा, बाद में रेगुलर हो जाएगा। मुझे चेक करना पड़ेगा अगर ऐसा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है सर। हम लोग एक ग्रुप बना देंगे और डिस्कस कीजिएगा आप लोग, है ना, क्योंकि मैंने देखा नहीं है, लेकिन मनीष जी कह रहे हैं और राजेश जी कह रहे हैं, तो मेरा एक सिंपल मानना है कि अगर कोई भी कुछ कहता है तो मैं पहले उसे मान लेता हूँ, फिर उसको चेक करता हूँ। नहीं सर, मैंने एक को बाहर किया 3 दिन पहले। अच्छा किया आपने? हाँ, 1 अप्रैल एप्लीकेबल। बैक डेट में? हाँ, यस। कौन सा फॉर्म जमा किए हैं आप? अरे जो बाहर आप करना है उसको। हाँ, कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? CMP 004 होगा 1 है। हाँ राइट, वही एक फॉर्म ही आपको सेलेक्ट करेगा जब आप नोटिफाइड गुड्स में जाएंगे तो। करेक्ट। सर लेकिन जब भी बाहर होता है पोर्टल पे 2 नजर आती है सर, एक कंपोजिशन ये डेट तक और यहाँ से आप रेगुलर अच्छा चलिए, नजर आ जाता है तो भरिए मत। नहीं, आप 00 फाइल कर दीजिए, क्योंकि आपको बिलिंग करनी 1/4 से रेगुलर वाली है। फाइल कर दीजिए, ठीक बात। सुमित आवाज आ रही थी? सर अभी आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, बताओ पहले एक्सपीरियंस। गुड मॉर्निंग सर। एक्सपीरियंस तो वही है, क्लासेस ज्वाइन करने का ऑब्जेक्टिव यही है कि रेगुलर हम लोग जो कंप्लायंसेस का काम तो कर ही रहे हैं, बट क्या हो रहा है कि अब जब इन डेप्थ नॉलेज की जब बात आती है तो ये सब क्लासेस की रिक्वायरमेंट बहुत है। प्लस जब हम लोग इंटरेक्टिव वे में क्लासेस कर रहे हैं तो जैसे बहुत सारे सीनियर लोग भी यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो भी अपने नोटिस वगैरह जो उनके क्लाइंट्स के आते हैं वो शेयर करते हैं, हम लोग भी अपना इनपुट देते हैं, प्लस सर आप तो हैं गाइडेंस के लिए। तो जब इंटरेक्टिव वे में हम लोग पढ़ाई करेंगे तो सर वो लर्निंग का एक्सपीरियंस जो है वो सर एक नेक्स्ट लेवल में चला जाता है। तो सर क्लास की सबसे अच्छी यूएसपी मुझे सर वही लगती है कि मतलब यहाँ पे जो है, बाकी आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है मतलब हिंदी टू इंग्लिश का कोई ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। जब हम लोग इन डेप्थ की बात करते हैं तो सर इन डेप्थ लर्निंग सर यहीं पे सीखने को मिलती है। धन्यवाद सुमित। बाकी और किसी को कुछ कहना है, कुछ ऐड, कोई क्वेश्चन? ये नई बुक कब तक प्रिंट होगी? अच्छा हाँ, जो जीएसटी वॉल्यूम 2 है, अब मैं इसको छपने दूंगा तो फिर मैं कुरियर करूंगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों ने सिर्फ हाउ टू हैंडल जीएसटी नोटिसेस क्लासेस ज्वाइन की है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर आपने वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 पूरा ज्वाइन कीजिए, वो ज्यादा फायदा रहेगा आपको। दोनों ज्वाइन किए सर मैंने। हाँ आपने दोनों ज्वाइन किए, बहुतों ने जो दोनों ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन क्लास कैसे ऑनलाइन कैसे चल रहा है? साथ में सब चल रहा है? वो रिकॉर्डेड मिलेगा, वो रिकॉर्डेड है। ऐसी ही क्लासेस रिकॉर्डेड है, जैसे हमने वॉल्यूम 1 की क्लासेस ऐसे ही लाइव
किया था और उसको रिकॉर्ड कर लिया था, जैसे अभी ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। कितना दिन पहले की रिकॉर्डिंग है सर वो? अभी की रिकॉर्डिंग है। अच्छा, हाँ, सारा अपडेटेड है। अपडेटेड है सारा। सर एक क्वेश्चन नोट था सर। हाँ सर जैसे वॉल्यूम 1 जैसे मैंने अभी देखना स्टार्ट किया है, तो सर ये जो मॉर्निंग में आपकी जो क्लासेस होगी, हाँ। इसके लिए सर वॉल्यूम 1 कोई सीक्वेंस में देखे या जैसे मतलब देख रहे हैं वैसे देखते रहे सर? नहीं, देखो ऐसा है कि जब हम लोग ये नोटिसेस डिस्कस कर रहे होंगे तो आईटीसी के कुछ प्रोविजंस हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जैसे मैंने सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लॉज सी बोल दिया, पढ़ा तो नहीं जाके ना, जी सर। फिर बोल दिया सप्लायर हैज पेड द टैक्स, ये उम्मीद करते हुए कि आपको पता ही पता है। ठीक है, बस इतना ही है। तो वो इस बेसिस पे वॉल्यूम 1 आपको उसके फैक्ट्स, जब आप मेरिट्स पे जाएंगे ना तो फैक्ट्स पता, टेक्निकलिटीज तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब मेरिट्स पे जाएंगे तो यू शुड नो द लॉ। हम लोग करेंगे आईटीसी का मिसमैच के कुछ नोटिसेस का डिस्कशन। 2A 2A 3B का मिसमैच होगा ना? 2A 3B का मिसमैच का रिप्लाई कैसे बनाते हैं? 17-18 का मिसमैच मांग लेता है, 18 यही बात है, ये वो बहुत वही चल जरूरी रहा हो गया है सर, है ना? तो उसका रिप्लाई नोटिस आना इधर। सर और एक चीज था कि समन्स जब भी आता है इन्वेस्टिगेशन से, तो वहां पे वो 2017 से लेके अभी तक सेल, परचेज, बैंक स्टेटमेंट, 3B रिको, ये वो सब कुछ मांगते हैं, तो थोड़ा उसके ऊपर भी कुछ गाइड हो जाए सर। करेंगे डिस्कस, एक एक लाइन पढ़ के डिस्कस करेंगे। समन का तो शो को वो जजमेंट भी है, वो जजमेंट भी पढ़ेंगे आपके साथ। ठीक है। हेलो सर, अभी आपका मैंने जब ऑडिट की थी तभी आपके मैंने जो ली थी ना क्लासेस, तो मुझे बहुत हैंडी हो गई थी, क्योंकि कैसे उनको भेजना है, उन्होंने गलत तरीके से भेजा था, फिर उनको कभी से स्टार्ट करना है ऑडिट, ये सब चीजें जो थी उनकी, उसमें भी थोड़ा उनको भी सीखने को मिले और मुझे थोड़ा उनसे थोड़ा सीखे। तो आपका मुझे तो वो कॉन्फिडेंट था, जो कि आपका वॉल्यूम यानी कि आपका वीडियो देख के मैं गया था, तो उसके बेस पे मैंने रिप्लाई की थी और मैं अच्छी तरह से हो गया। सिर्फ उन्होंने अभी ADD2 से थोड़ा इंटरेस्ट चार्ज किया है, तो वो तो हम लोगों ने एक्सेप्ट किया, पोर्टल पे गया। सर इसके बाद का प्रोसीजर क्या, उनको सिर्फ ऑर्डर आएगा ना? मैं पता, इंटरेस्ट तो आपने एक्सेप्ट करके जमा कर दिया, मैं होता तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? मान लीजिए अभी तो टाइम है ना, अभी जीएसटी काउंसिल मिनट्स में उन्होंने 73 का शोकॉज नोटिस बोलता 30 सितंबर 2023 तक भेज सकता है वो ऑर्डर। और इसके बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग अभी हर महीने कुछ ना कुछ होगी। बाई चांस उन्होंने कहा 17-18 का इंटरेस्ट जो है हम लोग वेव ऑफ करते हैं, लेट फीस वेव ऑफ करते हैं, मैं इंतजार करूंगा ना, मैं पेमेंट क्यों करूंगा? ओके सर। सर मैंने अभी क्या किया, उसको डिपॉजिट करके रखा है, कि ऑफिसर मुझे फोन करे कि उसको पे करके DRC3 से करके मुझे फॉरवर्ड करके। ओके ओके, कुछ भी एडमिट मत कीजिए, मैं कोशिश करूंगा कल ये सब चीज डिस्कस करूं। सर वो इंटरनली कमिश्नर उनको बोलते हैं ऑडिट स्टाफ को कि यू आर नॉट अ रिकवरी ऑफिसर। हाँ, आपको ये मान के चलना है कि ये रिकवरी ऑफिसर का काम नहीं, उनको खाली फाइंडिंग्स देना है। कोई कभी ऐसा रिकवरी करने के लिए फोर्स नहीं कर सकते किसी को। करेक्ट, आप एडमिट मत कीजिए, नहीं तो फिर आप अपील में नहीं जा सकते। मैं आई विल डिस्कस दैट। और मनीष जी ने अच्छा याद दिला दीजिए, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लॉन्च हुआ था जी, तो जीएसटी एनिवर्सरी की सभी को बधाइयाँ। सर आपको भी। हाँ, धन्यवाद। और 1 जुलाई को ही हम लोग हर साल लाइव क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, हर साल 1 जुलाई को। अभी 1 जुलाई को शुरू किया, बंद करेंगे, फिर नेक्स्ट 1 जुलाई आएगा तब फिर लाइव क्लास शुरू करेंगे। तो लास्ट ईयर आपने वॉल्यूम 1 स्टार्ट किया था ना? फर्स्ट लास्ट ईयर वॉल्यूम 1 स्टार्ट किया था, करेक्ट। हैप्पी सीए। सर आपके हिसाब से मैं पे मत करूं उसको, मैंने सिर्फ डिपॉजिट करके रखा है पोर्टल पे। हाँ, तो कैश में जमा होगा ना? हाँ, कैश में जमा करके रखा है, तो उसको पे ना करूं अभी फिलहाल? इंतजार कीजिए, क्यों मुझे रोज फोन कर रहे हैं नहीं वो जल्दी क्या आप भरेंगे नहीं तो फिर वो करते ही रहेंगे, करने दो, उनको क्या फर्क पड़ता है, आपको भरना ही नहीं है तो। मैं आपको दिखलाऊंगा, हमने एक रिप्लाई बनाया था। हम देखिए 2 तरह से, मतलब रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर जब आता है तो जीएसटी डिपार्टमेंट के मतलब गवर्नमेंट के पास ये होता है कि रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर ले आए और उनको अपना फायदा हो गया। आज मान लीजिए कोई मैटर है जो सब जुडिस है, किसी एयरटेल के मैटर पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आना है और उस जजमेंट में ये आ जाए कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा, तो मैं इंतजार करूंगा ना उस जजमेंट का आने का कि मैं पे कर दूं।
लेट फीस वेव अभी इस जीएसटी काउंसिल में GSTR 4 और CMP 0 ये 8 के लिए लेट फीस वेवर आया या नहीं आया? हाँ जी 8 और फोन करके बोले पे करो, मुझे तो उसका फायदा चाहिए, मैं क्यों पे करूं? ओके। एक चीज है इसमें, जब ऑडिट फाइनल होता है तो ऑडिट पैरा जो होता है, जो इसमें एग्री हो गए पैसे होता है, उनको ड्रॉप कर देते हैं। फिर जिसमें हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते वो ऑडिट पैरा रेज होता है, बराबर है? तो उसको ऑब्जेक्शन देने के बाद वो कितना टाइम लगता है? नहीं, ऑडिट मेमो के बाद तो उसके पास या तो 73 करेगा या 74 करेगा। क्या सर? या तो सेक्शन 73 करेगा या 74 करेगा। ओके जी। ठीक है। मैं कल क्या करता हूँ, मैं कल ऑडिट का ही नोटिस उठाता हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग रिप्लाई बनाया था मैंने उसका। कल ले लीजिए सर। कल वो तो अभी ऑडिट का क्या है कि चालू हो गया सबके लिए। हाँ, मैं ऑडिट का ही उठाता हूँ। परफेक्ट सर। इसमें और एक ही चीज हो गई थी कि मैंने खुद उनको कैलकुलेशन करके दिया था, सबमिशन किया था इंटरेस्ट का। आपने खुद ही कर लिया? हाँ, मैंने खुद आपने से करके लेते वो। सॉरी, अपने को ही बोलते हैं सब करके दे दो करके। हम क्या करें? नहीं, क्यों मेरा तो सब कैलकुलेशंस था, तो मैंने सब बनवा के पहले से बनवा के, क्यों मैंने क्लाइंट को पहले ही बताया था इतना इंटरेस्ट आएगा, तो वही कॉपी निकाल के उनको दी थी। क्यों क्लाइंट को मैंने पहले अवगत किया, तो क्लाइंट उसका रेडी था। सब ऑफिसर को ये हमें नहीं आता ये सब। यस सर। कैलकुलेशन तो अपने पास रखने का है बना के, लेकिन उसको शेयर नहीं करना है। हम क्यों बताए भैया? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, हम लोग पढ़ेंगे आगे। बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन द डिपार्टमेंट दैट देयर इज ए लायबिलिटी, मतलब टैक्स लगेगा। आईटीसी में उल्टा है, आईटीसी में बर्डन ऑफ प्रूफ इज ऑन अस दैट आईटीसी इज एलिजिबल, लेकिन बाकी सभी केसेस में बर्डन उनके ऊपर है। जी सर। ठीक है, विल डिस्कस ऑडिट नोटिस टुमारो। सर एक बार सेक्शन 164 थोड़ा बता देंगे सर? उसमें एक डाउट हो रहा है कि रूल का अगर हम लोग वायलेशन करते हैं तो 10,000 की पेनल्टी है, या मतलब रूल 10,000 तक का पेनल्टी लगा सकता है सर? तो उसमें थोड़ा डाउट हो गया था सेक्शन 164 को रीड करके। 160 और सर जिसमें CGST एक्ट में पावर है ना रूल बनाने का। हाँ, तो मतलब कौन सा सेक्शन निकालूं बताओ? सर 164 ही है ना सर, जिसमें वो लिखा हुआ है कि पावर टू मेक रूल्स। हाँ तो सर उसका मतलब इंटरप्रिटेशन सर थोड़ा समझ में नहीं आया था। एक मिनट मुझे देखने दो, ये 164 में क्या लिखा हुआ है सेक्शन ना? जी सर। ये कहाँ पावर इसमें है? अच्छा, ये पावर लिखा हुआ है। सर ये सब सेक्शन 4 क्या है सर? ये समझ में नहीं आया था। Any rules made under subsection 1 or 2 may provide that a contravention thereof shall be liable to a penalty not exceeding 10,000 rupees। मतलब जब रूल बनेगा ना जी सर, तो रूल के अंदर वो मैक्सिमम 10,000 की पेनल्टी लिख सकता है अगर कंट्रावेंशन हुआ तो। अच्छा, इसका मतलब सर ये नहीं है ना कि अगर रूल का आप लोग कंट्रावेंशन करते हैं तो 10,000 तक नहीं, पेनल्टी लगाएगा तो 122 123 ये सब है। अच्छा। ठीक है, चलिए। ठीक है सर। हाँ बख्शेटी जी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ सर, वो रजिस्ट्रेशन का जो नोटिस आता है ना, हाँ, उसमें नीचे ऑफिसर का नाम नहीं रहता है, तो उसको कैसे अपन ढूंढ सकते हैं? बोलिए। नहीं ना, ढूंढना नहीं है, उसको लिखिए कि ये इसमें नाम नहीं है। मेरे पास एक नोटिस आया था, मैं आपको दिखलाऊंगा। आजकल सब वैसे ही नोटिस है सर, पता नहीं चलता है। मैंने तो क्वेश्चन ही कर दिया था, तो उसके बाद मेरा अप्रूवल भी हो गया जैसे ही क्वेश्चन किया। लेकिन अपन किसको क्वेश्चन करेंगे सर? वो जहां से आया वहीं से भेज दिया। ओके। जिस ईमेल से आया उसी ईमेल में भेज दिया। पोर्टल में आया तो पोर्टल में अपलोड कर दिया। ओके। हाँ, पे आता है, नाम नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं चलता। मैं आपको दिखाऊंगा। यस, अप्रूवल ही हो गया। नहीं, अननेसेसरी वो रिजेक्ट कर देते हैं। अरे तो नाम लिख के रिजेक्ट करे ना। हाँ सर आजकल ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को लेके बहुत रिजेक्शन आ रहे हैं। बहुत रिजेक्शन आ रहा है आजकल, और अपन सही रिप्लाई देते फिर भी रिजेक्ट हो जाता है। जी सर। जी, आप सबसे पहले नोटिस को क्वेश्चन कीजिए। उसको किया, कंसेंट दिया। मेरिट बाद में, हम लोग मेरिट के बारे में बात नहीं करेंगे। मेरिट आप सबको आता है मेरिट। ठीक है, यस सर। कल मिले हम लोग। यस सर।
चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत अच्छा लगा आप लोग सबको देख के। थैंक यू। चलिए, कल मिलते हैं। थैंक यू।